सो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे गोब्लिन मॉन्स्टर्स लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बाकी के टाउन के बच्चे लोग डर के मारे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम लोग आसमान में काफी बड़े ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और ये एक एक्सोसिस्ट होता है। वो बंदा कहता है कि मैं बचपन से ही ताकत चाहता था, मुझे लगा कि अगर मेरे पास ताकत होगी तो मैं किसी भी चीज को खो नहीं सकता और मुझे खुशियाँ मिलती रहेगी। और ऐसा बोलने के बाद वो बंदा एक स्पेल पढ़ता है जिसके बाद कुछ तैलिस्मान नीचे जमीन पर उन मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो तैलिस्मान अचानक से ही फट जाते हैं और वहाँ पर एक के बाद एक काफी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे कि सारे गोब्लिन्स मारे जाते हैं। और तभी एक गोब्लिन एक बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन वो ड्रैगन सही टाइम पर आकर उसे खा जाता है और वो कहता है कि जो पावर मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई डीमंस को एक्सरसाइज करने की और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और अब अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दरअसल इसकी फेवरेट स्टूडेंट ने ही इसे मार दिया होता है और उसे ये करने के लिए मजबूर किया गया होता है और वो मरने वाला होता है। वो कहता है कि मेरे बंदों को हॉस्टेज बना लिया गया और इंपीरियल कोर्ट में मैंने एक दुश्मन बना लिया और ये सब कुछ मेरी ताकत को पाने की लालच की वजह से हुआ है और अब मैंने सब कुछ खो दिया है। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने सामने देखता है, वहाँ पर एक लड़की होती है और इसी ने इस बंदे को मारा है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो उस लड़की से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इंपीरियल कोर्ट की है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और ऐसा बोलने के बाद वो एक तालिस्मान को बाहर निकालता है, मैं अगली बार और भी ज्यादा अच्छा करूंगा, मैं अब अगली लाइफ में एक नई शुरुआत करूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो बंदा मर जाता है और वो एक न्यू वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है जहाँ पर उसके फादर जिनका नाम ब्लेज था वो उसकी मैजिकल पावर को चेक कर रहे होते हैं और तभी वो मैजिकल सर्कल ग्लो करने लगता है और उसे देखकर एक बच्चा हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या ये सच है। और हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्टोन ग्लो नहीं कर रहा होता और उसके फादर कहते हैं कि सेका के पास कोई भी माना नहीं है। सेका का भाई उसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा यूजलेस निकले, तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट की पावर नहीं है। वहीं सेका हमें बताता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है और ह्यूमंस मॉन्स्टर से बैटल करते हैं और हमारी फैमिली उल्वेट एम्पायर में काफी अच्छे मैजिक स्कॉलर के नाम से जानी जाती है। वहीं पर मैं इस फैमिली का तीसरा बेटा सेका लेम्प्रोज के रूप में पैदा हुआ जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और सेका की मदर एक मेट थी जिनके पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी और शायद इसीलिए सेका के पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। सेका अपने आप से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर मेरे पास मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, लेकिन मेरे पास कर्स एनर्जी तो है। और इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सेका कुछ पेड़ की पत्तियों को लेकर जा रहा होता है। सेका कहता है कि पेपर काफी ज्यादा महंगे आते हैं तो मैं इन्हीं सबसे काम चला लूंगा। और अब वो उन पत्तियों को नीचे रखकर एक स्पेल पढ़ता है और जैसे ही वो उस स्पेल को पढ़ता है तभी वो सारी पत्तियां हवा में उड़ने लगती है और तभी कुछ पत्तियां चूहों में बदल जाती हैं और कुछ पत्तियां कौवों में बदल जाती हैं। और तभी सेका का भाई ग्रे वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी तरफ पत्थर मारते हुए कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो ग्रे, तुम आखिरकार मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो। और ये सुनकर ग्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेका को एक पंच मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर वही कौवे आ जाते हैं और वो ग्रे को चोंच मारने लगते हैं। और तभी यहाँ पर लुफ्ट भी आ जाता है जो कि उनका सबसे बड़ा भाई होता है। वो उन सभी कौवों को भगा देता है और वो ग्रे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नहीं, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो लुफ्ट उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। वहीं सेका अपने मन में कहता है कि चलो कम से कम मैंने अपनी शिकिगामी को तो यूज किया और अब इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सेका हमें बताता है कि वो आज 7 साल का हो चुका है लेकिन उसकी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। जिसके बाद वो कहता है कि और अब मुझे इस जगह के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि कंट्री काफी ज्यादा बड़ी है और ये मेरी पास्ट लाइफ की वेस्ट कंट्री जैसी ही है लेकिन यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा पीसफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेका कुछ पेपर्स को काट के अपने लिए कुछ तैलिस्मान बना रहा होता है और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी कोई गेट को नॉक करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ईफा होती है जो कि उनकी एक मेड है। ईफा सेका से कहती है कि ये लो तुम्हारी जैकेट झाड़ियों में पड़ी हुई थी। जैकेट वापस लेने के बाद वो सोचता है कि जरूर इसे पक्का ग्रे ने फेंका होगा और तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है और वो गुस्से में ईफा से कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। ईफा ग्रे से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वो सेका से कहता है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास माना नहीं है, इससे तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं अकेडमी में जाने वाला हूँ मैजिक सीखने के लिए और उस अकेडमी का नाम है द रोडनी इंपीरियल एकेडमी ऑफ मैजिक। ये अकेडमी कोर्ट मैजिशियंस को बनाने में फेमस है। सेका ये सुनकर कहता है कि द रोडनी एकेडमी ऑफ मैजिक। ग्रे उससे कहता है कि तुम सोचना भी मत कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहीं पर रहोगे। और तभी उनके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो ग्रे से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे मैजिक को देखने वाला हूँ, जल्दी चलो। और ग्रे भी उनकी बात को मानकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि डैड क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। और उसके डैड मान जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उनके सामने 3 बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता है और उन सभी को अपने मैजिक का यूज करके उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय करना होता है। सबसे पहले लुफ्ट अपने माना को इकट्ठा करके विंड एज का यूज करके अपने सामने वाले पत्थर को आराम से तोड़ देता है। और अब इसके बाद ग्रे की बारी आती है। वो भी अपने माना को इकट्ठा करके एक फायर बॉल को बनाता है और वो भी अपने सामने वाले पत्थर को काफी आराम से तोड़ देता है। और ये देखकर उनके फादर उन दोनों की तारीफ करते हैं। जिसके बाद ग्रे सेका से कहता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम अपने मैजिक को ट्राई क्यों नहीं करते। और ग्रे सेका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल
ही गया था, तुम मैजिक को तो यूज कर ही नहीं सकते। सेका उससे कहता है कि ठीक है, मैं अपने मैजिक को ट्राई करूंगा। और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सेका अपने मन में कहता है कि मैंने कसम खाई है कि मैं कभी भी पावर के पीछे नहीं भागूंगा और न ही मैं पावरफुल बनूंगा। मैं इन लोगों को अपनी पावर्स को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन इस शोमू ग्रे ने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है। जिसके बाद सेका अपनी पावर्स का यूज करके एक स्पेल पढ़ता है और एक ब्लू कलर के फायर बॉल को बनाता है और सेका अपने फायर बॉल से उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है और वो सारे के सारे पत्थर टूट जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रे शॉक होते हुए कहता है कि इसने बिना इनकांटेशन के ब्लू फ्लेम कैसे बना ली, और ग्रे को लग रहा होता है कि उसके वॉन्ड में थोड़ा बहुत मैजिक रह गया होगा और इसी वजह से सेका ये कर पाया। और उनके फादर उन्हें बताते हैं कि ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं जो लोग अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाते। कहा जाता है कि उनकी फ्लेम का कलर उनकी माना की क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता है। सेका उनकी बातों को सुनकर अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास माना नहीं है और इसीलिए मैजिक सीखना तुम्हारे लिए यूजलेस है। और ये सब सुनकर सेका थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर को हायर करने वाला हूँ और इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना। तो सेका कहता है कि ठीक है डैड, मैं समझ गया। और इसके बाद हम अगले सीन में सेका को देखते हैं जो कि अपने ट्यूटर के साथ पढ़ रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने भाइयों की ट्रेनिंग के ऊपर नजर रख रहा होता है। और इसके बाद वो कुछ किताबें निकाल कर उसमें से मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा होता है और ये सारी चीजें छुपकर उसके डैड देख रहे होते हैं। और इसके बाद काफी समय बीत जाता है और अब सेका 11 साल का हो चुका है और वो तेलिस्मान को देखकर कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में काउंटलेस डीमंस को एक्सरसाइज करके सील कर दिया था, यानी कि मैं उन्हें वॉइड में भेज देता था। अगर मैं किसी तरह से गेट को बना लूं तो मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को वॉइड से वापस ला सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये काम करेगा या फिर नहीं। इसीलिए मैं सबसे पहले एक अच्छी बिहेव करने वाली स्पिरिट को समन करूंगा और वो एक तेलिस्मान का यूज करके वहाँ पर एक गेट को क्रिएट कर देता है। और जब वो गेट खुलता है तो वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है जो कि एक लड़की थी और उसका नाम यूकी है। और वहीं सेका सोच रहा होता है क्या ये काम करा, और तभी यूकी खुशी के मारे सेका के गले लग जाती है। मास्टर हारोयोशी, इतने सालों के बाद मिलकर आपसे काफी ज्यादा खुशी हुई, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। सेका यूकी को दूर करते हुए सोचता है कि यूकी तो बुढ़ी हुआ करती थी, आखिर ये इतनी यंग कैसे हो गई। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी यंग कैसे हो गई। यूकी बताती है कि शायद ये सब आपकी कर्स एनर्जी की वजह से हुआ है। सेका कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें समन कर पाया, मेरे लिए उतना ही काफी है। यूकी कहती है कि आपने मुझे काफी टाइम के बाद समन किया है, इसलिए आप जो चाहोगे मैं वो करूंगी। तो सेका कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि मैं किसी स्पिरिट को समन कर भी पाता हूँ या फिर नहीं। और सेका कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हें देखें, इसलिए यहाँ से वापस चली जाओ। और तभी यूकी अपने आप को एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और वो सेका के बालों पर जाकर बैठ जाती है। मैं वॉइड के अंदर रह रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर छुप कर रहने दो। और इसके लिए सेका मान जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे हारोयोशी बुलाना बंद करो, अब मेरा नाम सेका है। ठीक है मास्टर सेका। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि गलती से ईफा के हाथ से ग्रे के ऊपर पानी गिर जाता है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और ये आवाज सुनकर सेका भी यहाँ पर आ जाता है। ग्रे ईफा से कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा डांटना नहीं चाहता, अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ग्रे के यहाँ पर गलत इरादे थे और ये सब देखकर सेका बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ईफा से कुछ काम है। और इस वजह से ग्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेका के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन सेका उसके पंच को काफी आराम से रोक लेता है और ग्रे को अपना हाथ छुड़ाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। और ईफा सेका को इसके लिए थैंक्स कहती है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें उसके रूम में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा डीमन जख्मी पड़ा होता है। ईफा सेका से पूछती है कि क्या हम इसे बचा नहीं सकते। तो सेका कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ इसे हील करने की, लेकिन अगर तुम इधर देखोगी तो मैं ठीक से फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लो। ईफा उसकी बात को मानकर अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लेती है और उसके बाद सेका उस डीमन का एक बाल निकालकर उसे अपने तेलिस्मान पे लगाता है और इसके बाद वो एक स्पेल पढ़कर उस डीमन को हील कर देता है और वो डीमन वहाँ से चला जाता है। ईफा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सेका से कहती है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकते हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास माना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बाकियों की तरह मैजिक को यूज कर सकते हो। तो सेका कहता है कि तुम भी तो काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम वो चीजें देख सकती हो जो नॉर्मल लोग देख नहीं पाते। ये सुनकर ईफा ब्लश करने लगती है। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सेका कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार देखा है कि तुम एनिमल्स की सोल्स का पीछा करती हो। और ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और ईफा पूछती है कि क्या तुम भी एनिमल की सोल को देख सकते हो। तो सेका कहता है कि हाँ, मैं भी सोल को देख सकता हूँ। और उससे कहता है कि तुम और भी ज्यादा चीजें देख सकती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या क्या देख पाती हो। तो ईफा कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। और तब ईफा कहती है कि मेरी मोम के मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसके बारे में किसी को भी पता न लगने दूं। और ऐसा बोलने के बाद ईफा सेका को एक स्पिरिट दिखाती है और वो कहती है कि मैं इसी की वजह से खोई हुई चीजों को काफी आसानी से ढूंढ लेती हूँ। ये स्पिरिट माना की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग हो रहा है, मेरी ये स्पिरिट्स तुम्हें अवॉइड कर रही हैं। तो सेका उससे पूछता है कि क्या तुम इन स्पिरिट्स को कमांड दे सकती हो। तो ईफा बताती है कि हाँ, मैंने एक बार ट्राई तो किया था, लेकिन ये अच्छे से मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने चिल्लाकर इन्हें रोकने की कोशिश
कोशिश की और फिर ये लोग गायब हो गए। ये सुनकर सेका अपने मन में कहता है कि ये लोग ईफा की कमांड को सुन रहे हैं, ये तो काफी बड़ी बात है। और अब सेका कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में एक फोक्स डीमन सोल फ्लेम्स को कमांड दे सकती थी और रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला एक्सोसिस्ट भी सोल को कमांड दे सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया और इसलिए मैंने काफी समय तक एक ऐसे बच्चे को ढूंढता रहा जिसके अंदर ये टैलेंट हो और मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये इतनी जल्दी मिल जाएगी। और इसके बाद वो ईफा से पूछता है कि ईफा क्या तुम मैजिक सीखना चाहती हो? ईफा कहती है कि मैं मैजिक तो सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा माना नहीं है। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस काम में तुम्हें माना की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद सेका एक तलिस्मान का यूज करके वहाँ पर सोल फ्लेम को बुला लेता है। सेका ईफा से कहता है कि जैसे तुम विंड स्पिरिट को कमांड देती हो वैसे ही सोल फ्लेम को कमांड दो और इसे यहाँ से गायब करने की कोशिश करो। ईफा कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। ईफा के काफी बार बोलने के बाद भी वो फ्लेम वहाँ से नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से ईफा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ और तभी वो फ्लेम वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखकर सेका अपने मन में कहता है कि ईफा के अंदर टैलेंट तो है लेकिन ये भी काफी ज्यादा वीक है, थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद ये काफी अच्छी हो जाएगी। और अब इसके बाद कई महीने बीतने लगते हैं और सेका ईफा को रोज ट्रेनिंग देने लगता है और ऐसा करते करते एक साल बीत जाता है और आज सेका का बर्थडे है और वो आज 12 साल का हो चुका है, लेकिन कोई भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता, ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट है और ना ही उसके डैड आज घर पर हैं। लेकिन इन सब चीजों से सेका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद सेका कहीं जा रहा होता है और तभी ग्रे उसके पास आकर कहता है कि हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे क्योंकि मैजिक तो तुम्हारे पास है नहीं, क्या पता ट्रेनिंग करके तुम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तभी लुफ्ट ग्रे को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम अपने छोटे भाई को अच्छे से समझा नहीं सकते? लुफ्ट सेका को बताता है कि हमने नाइट कैप्टन से सोर्स स्किल सीखी है, इसीलिए हम तुम्हें भी सिखाना चाहते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर एक मेड दौड़ते हुए आती है। लुफ्ट पूछता है कि आखिर हुआ क्या? मास्टर दरअसल हमारे टाउन में काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखा है। और तभी एक और मेड यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाती है और वो कहती है कि मास्टर वहाँ पर गए थे और उन्होंने अपने फायर मैजिक से भी अटैक किया था, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से बचकर भाग गया और अब वो मॉन्स्टर हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है। और ये सुनकर ग्रे काफी ज्यादा डर जाता है और सेका भी उस मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है और वो बताता है कि वो मॉन्स्टर यहीं पर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़ा लिजार्ड होता है। और तभी अचानक वो जगह हिलने लगती है। लुफ्ट और ग्रे विंडो को खोलकर देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में काफी बड़ा मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर उनके घर के पास ही खड़ा होता है। और ये देखकर ग्रे की तो फट जाती है और वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। लुफ्ट सभी मेट्स को ऑर्डर देता है कि घर की सभी विंडोज को बंद कर दो और तुम सभी लोग किसी कमरे में जाकर छुप जाओ। और लुफ्ट सेका से कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना, लेकिन हम देखते हैं कि सेका उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ईफा और एक और मेट को खाने वाला होता है। और तभी सेका जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और वो एक तलिस्मान का यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक फ्लेम आ जाती है और वो फ्लेम उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और ये देखकर सेका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि क्या सोल फ्लेम ने ईफा को प्रोटेक्ट किया। और सेका समझ जाता है कि ईफा ने ही सोल फ्लेम का यूज किया है अपने आप को और उस मेट को बचाने के लिए। और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये तो काफी अच्छा हुआ। और इसके बाद सेका उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लेकर आता है। बाकी के सर्वेंट और मेट खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि मास्टर सेका उस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं और अब वो मॉन्स्टर सेका को खाने ही वाला होता है। और तभी सेका एक फ्लेम आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वुड, फायर, अर्थ, टॉक्सिक सोल फ्लेम आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मास्टर सेका तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार दिया। और सभी मेट्स और लुफ्ट उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और वहीं ग्रे टेबल के नीचे छुपकर बैठा होता है, उसे तो ये पता भी नहीं होता कि आखिरकार बाहर हुआ क्या। और यहाँ सेका अपनी तारीफें सुनकर कहता है कि मुझे यही डेवलपमेंट चाहिए था, मैं हमेशा लोगों को धोखे में रखने वाली लाइफ जीना चाहता हूँ। और इस मॉन्स्टर का नाम एल्डर न्यूट था। वहीं सेका के डैड भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक में थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेका के लिए डिनर में काफी टेस्टी खाना बना होता है। सेका सोचता है कि मैंने उस एल्डर न्यूट को मारा तो क्या इसीलिए मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा है। और इस खुशी में सेका के डैड ने उसके लिए पार्टी रखी होती है। सेका के डैड उससे कहते हैं कि तुमने जिस डेंजरस क्रिएचर को मारा है उसे हराने में तो एक स्किल्ड एडवेंचरर को भी काफी ज्यादा परेशानी आती है। और वहीं ग्रे इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है। सेका मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और तुम ये भी जानते थे कि एल्डर न्यूट्स फायर के अगेंस्ट वीक होते हैं। सेका कहता है कि थैंक्स डैड, मैंने इसके बारे में टॉम में पढ़ा था और मैंने ये भी सुना है कि आपने फायर मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक बार हराया था। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर सेका खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं अब तक अकेले ही मैजिक सीखता आया हूँ और मैं लैम्प्रोच फैमिली का एक मेंबर होकर अपने स्किल्स को एम्पायर के फायदे के लिए लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज आप मुझे रोडनी एकेडमी ऑफ मैजिक में एक बार पढ़ने का मौका दीजिए। उसके डैड सोचते हैं कि सेका भी मैजिक को सीखने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है और इसीलिए वो सेका की बात को मान जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें रोडनी एकेडमी भेज दूंगा, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तुम्हें वो टेस्ट खुद से ही पास करना होगा ताकि तुम उस अकेडमी में एनरोल हो सको। और सेका उनकी बात को मान लेता है और वो उनसे कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ईफा भी मेरे साथ अकेडमी में चले। और ये सुनकर तो ईफा भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। सेका अपने मन में कहता है कि ईफा स्पिरिट्स को कमांड दे सकती है, इसीलिए
मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि ईफा के पास तो कोई भी मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो तुम्हारे किस काम आएगी। डैड, ईफा काफी काम की है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद सेका ईफा को एक वॉन्ड देता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अकेडमी में जाना चाहती हो तो यहाँ पर खड़ी होकर तुम अपनी स्पिरिट फ्लेम्स को पूरी पावर में अनलीश करो, और ऐसा करते टाइम तुम काफी जोर से फ्लेम नोट कहना। ईफा कहती है कि हाँ, मुझे भी सेका के साथ अकेडमी में जाना है। जिसके बाद ईफा अपनी काफी सारी स्पिरिट फ्लेम्स को समन करने लगती है और इसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाती है फ्लेम नोट, और उसकी वो सारी फ्लेम्स ऊपर आसमान में जाने लगती है। और ये सब देखकर उसके डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं ग्रे कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो एक इंटरमीडिएट मैजिक है। सेका अपने डैड से पूछता है कि आखिर ये कैसा था डैड, अब तो ईफा मेरे साथ जा सकती है ना। और उसके डैड भी इसके लिए मान जाते हैं। और ये सुनकर ग्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डैड, आखिरकार आप ये कर क्या रहे हो? हमारी फैमिली में कभी भी दो भाइयों ने एक ही रास्ते को नहीं चुना। अकेडमी में तो मैं जाने वाला हूँ, आप इस मेड और बेवकूफ सेका की वजह से अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को क्यों चेंज कर रहे हो? तो उसके डैड कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली का ट्रेडिशन नहीं तोड़ूंगा और इसीलिए ग्रे तुम इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करोगे। और ये सुनकर ग्रे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो अकेडमी में जाने वाला था, मेरे पास माना है और इस शोमू सेका के पास माना नहीं है, इसीलिए आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे ये बताओ, आखिरकार तुम इतने सालों से कर क्या रहे थे? मैंने तो सिर्फ तुम्हें टाउन के कमजोर लोगों के साथ शॉर्ट फाइट करते हुए देखा है। और ये सुनकर ग्रे गुस्सा हो जाता है और वो सेका को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अकेडमी में तो मैं ही जाकर रहूंगा, अगर तुम हारे तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। और सेका भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं उनकी मोम कहती है कि बेवकूफी मत करो, हमारी फैमिली में कभी भी भाई बैटल नहीं करते। तो ग्रे अपनी मोम से कहता है कि आप बीच में मत आओ, ये मेरे और सेका के बीच की लड़ाई है। और अब उनके डैड कहते हैं कि ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया है, तुम दोनों का डुएल कल सुबह होगा और तुम इस बैटल के अंदर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम इंटरमीडिएट मैजिक का यूज नहीं कर सकते। और इस बैटल का रेफरी मैं होने वाला हूँ। और इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सेका बैटल की तैयारी कर रहा होता है और वो कुछ टैलिस्मान्स को बना रहा होता है। और तभी यूकी वहाँ पर आ जाती है और वो सेका से पूछती है कि क्या तुम उसे सच में जान से मारने वाले हो? सेका कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी सेका के कमरे में लुफ्ट आ जाता है। वो सेका से कहता है कि ये थोड़ा लेट है लेकिन हैप्पी बर्थडे, ये लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो सेका उस गिफ्ट को ओपन करता है जिसके अंदर एक ग्लास पेन होता है। तो लुफ्ट कहता है कि तुम हमेशा मन से पढ़ते हो, तो इसलिए मुझे लगा तुम्हारे पेन खत्म हो गए होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ गया। सेका को भी ये ग्लास पेन काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इसके लिए लुफ्ट को थैंक्स कहता है। जिसके बाद लुफ्ट सेका से कहता है कि सेका, मुझे माफ कर देना तुमसे दूर रहने के लिए, मैं तुम्हें आज तक गलत तरीके से ट्रीट करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा खुशी है ये जानकर कि तुम हमारे बिना भी काफी अच्छे कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। और इसके लिए सेका उसे थैंक्स कहता है। क्या तुम कल की मैच के अंदर ग्रे के लिए थोड़ा इजी रह सकते हो ताकि उसे अपना सबक मिल जाए? तो सेका भी उसके लिए मान जाता है। और हाँ, जब तुम अकेडमी में जाओगे तो तुम वहाँ पर काफी अच्छे से पढ़ना। हाँ, मैं करूंगा और तुम भी एक अच्छे लोड बनने की कोशिश करना। और ये सुनकर लुफ्ट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक लोड की पोस्ट को मैनेज भी कर पाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेका उसी पेन को देख रहा होता है और तभी यूकी वहाँ पर आकर कहती है कि क्या ये पेन अच्छा है? जिस पर सेका कहता है कि हाँ, ये पेन काफी अच्छा है। और तभी सेका कुछ सेंस करता है, वो देखता है कि विंडो से कुछ आने वाला है, इसलिए वो यूकी को छुपने के लिए कहता है। और तभी विंडो के बाहर से काफी तेज हवाएं अंदर आने लगती है। और तभी सेका विंडो के पास आकर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो ग्रे है और ग्रे ने अभी विंड लेंस मैजिक का यूज किया होता है। ग्रे सेका को डुएल के लिए चैलेंज कर रहा होता है और इसके बाद सेका नीचे आ जाता है। वो ग्रे से कहता है कि क्या तुम कल का वेट नहीं कर सकते? ग्रे कहता है कि चुप हो जाओ, उस दिन तुम लकी थे कि वो मॉन्स्टर नीचे आ गया था और तुमने उसे हरा दिया। मुझे डैड के डुएल करने के रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे और जो भी सबसे पहले हार मानेगा या फिर बेहोश होगा वो हार जाएगा और लूजर को कल सुबह खुद जाकर डैड को ये बात बताना होगा। सेका ग्रे की बात को सुनकर कहता है कि लेकिन तुम जानते हो ना, इंटरमीडिएट मैजिक को यूज करना काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोलने के बाद ग्रे फ्लेम नोट का यूज करता है और वो फ्लेम नोट से सीधा सेका के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रे अपनी फायर से सेका को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। देखो सेका, जो जो मैजिक वो स्लेव यूज कर सकती है, मैं उन मैजिक्स को बिना इनकांटेशन के यूज कर सकता हूँ। वहीं सेका कहने लगता है कि क्या तुम इस फायर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? और ऐसा बोलने के बाद सेका उस फायर से बाहर आ जाता है और वो फायर उसके आसपास से गायब हो जाती है। और ये देखकर ग्रे शॉक हो जाता है, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो विंड लेंस मैजिक का यूज करके सेका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेका एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है। और ये देखकर ग्रे वापस से शॉक हो जाता है, क्या तुम बैरियर भी क्रिएट कर सकते हो? इसका मतलब तुम लाइट एलिमेंट मैजिक का यूज कर रहे हो। और इसके बाद ग्रे फिर से विंड लेंस फायर बॉल का यूज करता है, लेकिन वो अटैक सेका का बैरियर तोड़ नहीं पा रहा होता और वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता रहता है। और उसके बाद सेका एक तलिस्मान को बाहर निकालता है और वो उस तलिस्मान से कहता है कि ग्रे लैंप्रोज और ज्यादा मत हिलो। और ऐसा बोलने के बाद वो उस तलिस्मान को ग्रे के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से ग्रे एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी सेका उस तलिस्मान का एक हाथ मोड़ देता है और इसका इफेक्ट ग्रे के ऊपर होने लगता है और ग्रे के उस हाथ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ
हाथ रियल लाइफ में नहीं टूटा, तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो। और वहीं ग्रे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसीलिए वो हार मान लेता है। सेका उसे छोड़ देता है और ग्रे दर्द के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और इसके बाद यूकी बाहर आकर उससे कहती है कि तुमने तो बस अपनी थोड़ी सी पावर्स का यूज किया। हाँ, क्योंकि मैंने लुफ्ट से प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रे को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और तभी उसे ग्रे की एक बात याद आती है कि तुम उस दिन लकी थे कि तुमने उस मॉन्स्टर को हराया। सेका कहता है कि वो लक था, मजाक मत करो, मैं इस काम को करने के लिए पिछले 6 महीनों से प्लानिंग कर रहा था। और इसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेका ने गेट बनाकर वॉइड से एक मॉन्स्टर को समन किया होता है। और वो मॉन्स्टर भी सेका को इतने सालों के बाद देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश था। मास्टर हारोयोशी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम इस टेलिस्मान को लेकर इस माउंटेन के चारों तरफ घूम सकते हो? और वो उसे बताता है कि दरअसल वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्डर न्यूट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बाहर लेकर आओ। और वो मॉन्स्टर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है लेकिन बाद में वो इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद वापस से हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। सेगा कहता है कि मैंने अपने डीमन को एल्डर न्यूट के पीछे तो भेज दिया था लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो एल्डर न्यूट टाउन में घुस जाएगा। और तभी यूकी सेगा से पूछती है कि आप आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हो? ये वर्ल्ड काफी ज्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर पावरलेस ह्यूमंस हैं, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर सेगा कहता है कि क्या तुम भूल गई मेरे पिछली लाइफ में इन पावरलेस ह्यूमंस की स्कीमों ने ही मुझे मारा था, इसीलिए मैं इस जिंदगी में इन ह्यूमंस की तरह रहना चाहता हूँ और इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। और अगली सुबह ईफा और सेगा के जाने का टाइम हो चुका था। बाय करने के लिए सिर्फ लुफ्ट ही यहाँ पर आया था। वो कहता है कि डैड यहाँ पर नहीं है लेकिन उनकी तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज है, मन लगाकर पढ़ना। हाँ, मैं जरूर पढ़ूंगा। वहीं ईफा को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। उसे देखकर लुफ्ट सेगा से कहता है कि क्या तुमने ईफा को पूरी रात पढ़ाया? अगर ईफा एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाई तो ईफा को अकेडमी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद ये दोनों अपने कैरेज में बैठकर अकेडमी की तरफ निकल जाते हैं। वहीं सेगा ईफा को एक पेंडेंट देता है और वो उसे कहता है कि ईफा क्या तुम इसे पहन सकती हो? तो ईफा भी उस पेंडेंट को पहन लेती है। सेगा उसे बताता है कि ये पेंडेंट माना स्टोन से बना है जिसकी वजह से कई सारे स्पिरिट्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये सुनकर ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस पेंडेंट के लिए थैंक्स कहती है। ईफा कहती है कि अब हमारी लाइफ में काफी ज्यादा फन होने वाला है और सेगा भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सेगा की हालत काफी खराब हो चुकी है क्योंकि उसे कैरेज में बैठने से मोशन सिकनेस होती है। और वो बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ऐसा ही था। और तभी ईफा पर्दे को हटाती है और वो बताती है कि बस हम पहुंचने वाले हैं। सेगा भी देखता है और कहता है कि तो ये है द रोडनी अकेडमी। और इसके बाद हम सेगा के डैड को देखते हैं जो कि घड़ी को देखकर कहते हैं कि अब तक तो सेगा वहाँ पर पहुँच गया होगा। और वो कहते हैं कि 12 साल हो गए सेगा को मेरे पास आए हुए। और इसके बाद हमें 12 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर ब्लेज के पास आती है और वो उस बच्चे को ब्लेज को देकर बिना कुछ बताए यहाँ से भाग जाती है। ब्लेज देखता है कि ये तो गिलबर्ट का बेटा है और ब्लेज हमें बताता है कि गिलबर्ट मेरा छोटा भाई है और वो मुझसे थोड़ा अलग है। उसे नोबिलिटी पसंद नहीं है, उसे फ्रीडम पसंद है। उसने कहा था कि उसे पूरी दुनिया देखनी है, इसीलिए वो एक एडवेंचरर बनकर अकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। लेकिन जब वो इंफीरियर लैंड पहुंचा तब उसके साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। ब्लैक आंखों और ब्लैक बालों वाले बेबीज इस कंट्री में काफी ज्यादा रेयर होते हैं। सेका जब 1 साल का हुआ तब से उसने मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया था और ग्रे ने सेका से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ग्रे सेका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मुझे लगा कि कहीं सेका गिलबर्ट और डेविल के यूनियन की वजह से तो पैदा नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि सेका के पास तो माना है ही नहीं। और उस दिन सेका ने जो फायर बॉल बनाई थी वो फायर बॉल स्पेल नहीं थी, शायद से वो एक आग लगाने वाला मिनरल था। और जब सेका ने उस एल्डर न्यूट को फायर का यूज करके हराया था तो मुझे उस पर थोड़ा शक हुआ और इसीलिए मैंने उसे चेक करा। चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो एल्डर न्यूट पॉइजन की वजह से मरा था। मुझे काफी दुख है कि मैंने ग्रे को अकेडमी नहीं भेजा, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की होता अगर मैं सेका को आर्मी में भेजता क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पर वो एक हीरो बनता या फिर लॉर्ड ऑफ इविल। गिलबर्ट ने मुझसे एक बार कहा था कि अकेडमी काफी अच्छी जगह है और मैं प्रे करता हूँ कि वो जगह अभी अच्छी हो। और इसके बाद हम सेका और ईफा को देखते हैं, वो दोनों ही अकेडमी पहुँच चुके थे और सेका की अभी भी बुरी हालत होती है। सेका ईफा से कहता है कि तुम्हारा कमरा इससे साइड वाला है। ये सुनकर ईफा थोड़ी दुखी हो जाती है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आज कमरे में रुक सकती हूँ? तो सेका कहता है कि क्यों, तुम्हें डिनर की चिंता हो रही है क्या? मुझे अभी भूख नहीं है, वैसे भी कैरेज में बैठकर मेरी सारी भूख मर चुकी है। ये सुनकर ईफा अपने मन में कहती है कि आखिरकार सेका तुम कितने डम्ब हो। ठीक है, सेका ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और वो खड़ी होती है, मैं खाने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद यूकी बाहर आती है और वो कहती है कि आखिरकार उस लड़की की हिम्मत हुई कैसे, वो अपनी लिमिट्स को पार कर रही है। तो सेका उससे पूछता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? यूकी उससे कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं, पागल। वो तुम्हारे सर्वेंट होने के बहाने तुम्हारे बाहों में आने की सोचेगी। तो सेका कहता है कि तुम अच्छा जोक मार लेती हो। यूकी कहती है कि मैं जोक नहीं मार रही हूँ। तो सेका कहता है कि तुम तो एक डीमन हो, तुम इंसानों के दिल को कैसे समझ सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मैं तो आपसे ज्यादा ही समझ सकती हूँ और वो भी स्पेशली गर्ल्स के। तुम सही कह रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अकेडमी पहुंच जाते हैं जहाँ सेका कुछ अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाता है। जिसके बाद वो सामने बैठे टीचर को अपना नाम बताता है, मेरा नाम सेका लेम्ब्रोज है। और ये सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते
जाते हैं कि सेका लेम्प्रोज फैमिली से है और इसके बाद ईफा से भी उसका सरनेम पूछा जाता है, लेकिन ईफा कहती है कि मेरे पास कोई भी लास्ट नेम नहीं है। तो वो टीचर उससे पूछती है कि तो क्या तुम एक कॉमिनर हो, जिस पर वो उसे बताती है कि नहीं, मैं तो मास्टर सेका की एक स्लेव हूँ। और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक स्लेव इस एकेडमी में पढ़ने आई है। और इसके बाद टीचर उनसे कहती है कि तुम्हें इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखना है, जिससे कि हम लोग माना को मेजर कर सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास चारों एलिमेंट्स के पावर होंगे तो ये क्रिस्टल व्हाइट ग्लो करेगा। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी भी होते हुए नहीं देखा। तो सेका हमें बताता है कि इस वर्ल्ड का मैजिक सिस्टम चारों एलिमेंट के ऊपर बेस है, फायर, वाटर, विंड और अर्थ में डिवाइड है, और इसके अलावा लाइट और डार्क एलिमेंट भी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैंने 5 एलिमेंटल एक्सोसिम आर्ट डेवलप करा था। और सबसे पहले ईफा क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखती है और हमें पता चलता है कि ईफा के पास फायर और विंड के एलिमेंट हैं, लेकिन वो अभी थोड़े से वीक हैं। जिसके बाद सेका की बारी आती है, वो भी उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन वो क्रिस्टल बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता। टीचर उससे कहती है कि दोबारा ट्राई करके देखो। तो सेका कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास माना नहीं है। क्या अगर मेरे पास माना नहीं हुआ तो क्या मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता? तो वो उससे कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए था। वहीं पीछे के लोग सेका के बारे में बात करने लगते हैं। आखिरकार ये चोमू यहाँ पर करने क्या आया है? क्या ये अपनी स्लेव का शो ऑफ करने आया है? और ये सुनकर ईफा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर उसकी स्पिरिट फ्लेम आ जाती है और सेका ईफा को बताता है कि तुम्हारी फ्लेम लीक हो रही है। और ईफा जल्दी से अपने फ्लेम को वहाँ से हटा देती है और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सभी से कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो लड़की सेका के साइड से चली जाती है और सेका को उस लड़की से कुछ जानी पहचानी से फीलिंग आती है और इसका नाम अमू है और ये एक कॉमनर है। अमू क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल काफी तेज व्हाइट चमकने लगता है और हमें पता चलता है कि अमू चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकती है। और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सारे लोग आपस में कहते हैं कि ये तो एक कॉमनर है, ये लड़की कॉमनर होकर इतनी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से ये चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकती है। और तभी सेका अमू को रोकता है और उससे कहता है कि थैंक्स, जिस पर वो पीछे मुड़कर कहती है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? ये रिकॉर्ड मैंने अपने लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए। वैसे भी मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे पास मैजिक है नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। मैं शर्त लगा सकती हूँ, तुम अपने नोबल फैमिली के दम पर यहाँ पर आए हो। मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। और सेका को याद आता है कि पिछली लाइफ में जब वो मरा था तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और अमू बिल्कुल उस लड़की की तरह लग रही होती है, लेकिन सिर्फ उनके बालों का कलर ही अलग है। और अमू वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर चेस खेल रही होती है। और इसके बाद हमें कुछ डीमंस को दिखाया जाता है और एक डीमन कहता है कि हीरो को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे रिटन एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम देने के बाद वो सभी हॉल में खड़े हो जाते हैं। सेका का रिटन एग्जाम काफी अच्छा गया होता है क्योंकि उसे सारे क्वेश्चंस आते थे और वहीं ईफा ने काफी सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिए होते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। अरे ईफा, तुम चिंता मत करो, तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना, और वैसे भी तुम्हें ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। और तभी सेका की नजर अमू के ऊपर जाती है। अरे इसके पास तो एक सोर्ड है, यानी कि अमू सोर्ड का यूज करती है, क्या ये ताकतवर होगी? और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाता है। टीचर सभी को बताते हैं कि तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने कई सारे टारगेट्स हैं, तुम सभी अपने एलिमेंट का यूज करके इन सभी टारगेट के ऊपर अटैक करोगे। तुम जितने ज्यादा एलिमेंट से अपने टारगेट को हिट करोगे तुम्हें उतने ज्यादा ही पॉइंट मिलेंगे और तुम्हें उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो फिर चलो अभी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बच्चा जाता है जो कि फायर एलिमेंट का यूज करके एक फायर बॉल बनाता है और वो अपने फायर बॉल से अपने टारगेट को हिट करता है। और इसके बाद दूसरा बच्चा आता है जो कि स्टोन ब्लास्ट का यूज करके अपने टारगेट को हिट करता है। और इसके बाद एक बच्चा आइसिकल स्पेयर का यूज करता है और ज्यादातर बच्चे एक ही एलिमेंट का यूज कर पा रहे होते हैं। और वहीं टीचर सभी बच्चों की परफॉर्मेंस को नोट कर रहे होते हैं। और इसके बाद ईफा की बारी आती है, वो टारगेट के सामने खड़े होकर फ्लेम नोट का यूज करती है जिससे एक काफी बड़ी फायर बॉल निकलती है और उसका अटैक जाकर सीधा टारगेट को लगता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या ये एक इंटरमीडिएट मैजिक था? और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से उस टारगेट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ईफा टीचर से कहती है कि मैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर जा रही हूँ और ये सुनकर सेका शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या ईफा एक और एलिमेंट का यूज कर सकती है? और अब ईफा अगले टारगेट पर जाकर विंड लेंस का यूज करती है जिससे कि सामने का टारगेट काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर वो बच्चे फिर से शॉक हो जाते हैं, क्या इसने फिर से बिना इनकांटेशन के विंड लेंस का यूज किया? और अब ईफा सेका के पास आती है और वो उससे कहती है कि आखिर ये कैसा था? तो सेका कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग था, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे तुमने विंड मैजिक का यूज करना कहाँ से सीखा? ईफा बताती है कि इस मैजिक को सीखने के लिए मैंने खुद से प्रैक्टिस करी है और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुमने तो सच में मुझे शॉक कर दिया। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मेरी स्टूडेंट ग्रो कर रही है। और इसके बाद सेका की बारी आती है। सेका को देखकर सभी बच्चे कहने लगते हैं कि इसके पास तो माना है ही नहीं, तो फिर ये ट्राई क्यों कर रहा है? और तभी सेका अपनी ब्लू फ्लेम से एक ब्लू कलर की फायर बॉल को क्रिएट करने लगता है और वो अपने फायर बॉल से टारगेट के ऊपर अटैक करता है। और ये देखकर वो सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं, आखिर ये इसने कैसे किया, इसने ब्लू फ्लेम कैसे बना ली? और इसके बाद सेका दूसरे टारगेट अर्थ पर जाता है और वो कहता है कि ये टारगेट तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और इसके बाद सेका अर्थ और मेटल एलिमेंट को मिलाकर मेटल आर्ट नाम का अटैक करता है जिसकी वजह से वो टारगेट कुछ क्रिस्टल की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर टीचर के साथ
बाद वो सभी बच्चे सोचते हैं कि आखिर ये किस तरह का स्पेल था। मैं वाटर एलिमेंट वाले टारगेट पर जा रहा हूँ और तभी टीचर उसे रोकते हुए कहते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने अभी किस स्पेल का यूज किया। लेकिन सेका टीचर को इग्नोर करके जाने लगता है। मुझे माफ करना, मैं आपको ये सभी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और सेका अपने मन में कहता है कि मैंने उस ग्रेनाइट टारगेट के ऊपर मेटल और अर्थ की एनर्जी को मिलाकर उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो टारगेट क्रिस्टलाइज होकर टूट गया। लेकिन मैं ये बात टीचर को बता नहीं सकता। और इसके बाद वो वाटर एलिमेंट वाले टारगेट पर आ जाता है और वो अपने तलिस्मान को बाहर निकालता है और वो यीन एंड वाटर एलिमेंट का यूज करके फ्रोजन फॉल आर्ट का यूज करता है। और इन दो स्पेल की वजह से सामने वाला टारगेट आइस में जम जाता है। और ये देखकर वो सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ईफा सेका से कहती है कि क्या तुम बाकी के एलिमेंट्स का यूज नहीं करोगे, जिस पर सेका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और भी एलिमेंट्स को यूज कर पाऊंगा। और वो अपने मन में कहता है कि विंड एलिमेंट मेरे 5 एलिमेंट्स में शामिल नहीं है और मुझे नहीं पता कि लाइट और डार्क मैजिक को कैसे यूज किया जाता है। और इसके बाद शाम हो जाती है। इस लेडी टीचर का नाम कारेन है और उस बंदे का नाम कोर्डेल। आखिर इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? इस साल तो काफी अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं। और वो कारेन को ईफा और सेका के बारे में बताता है। और इनके अलावा एक और स्टूडेंट है, उसका नाम अमू है। वो बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा अलग है और यहाँ तक कि वो चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और ये सुनकर कारेन कहती है कि लगता है कि इस एकेडमी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी ने सारे एलिमेंट्स के टारगेट को तोड़ दिए हों। और वो कहती है कि अमू शायद वो हीरो हो सकती है। कोर्डेल कहता है कि अच्छा, वही कहानियों वाली हीरो। कहानियों में लिखा है कि जब डेविल किंग रिवाइव होगा तब ह्यूमंस के बीच में एक हीरो का जन्म होगा। और ये सुनकर कोर्डेल कहता है कि लगता है कि चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। और वहीं ईफा काफी ज्यादा नर्वस दिख रही होती है। वो सेका से कहती है कि अगर मैं पास नहीं हो पाई तो प्लीज मुझे बाहर मत फेंक देना। अरे तुम फिक्र मत करो, आखिर मैं ऐसा करूंगा क्यों। और सेका को लिस्ट में अपना नाम मिल जाता है और सेका रिजल्ट को देखकर थोड़ा बहुत शौक था क्योंकि उसकी 3rd रैंक आई थी। मुझे तो रिटन एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन ये कैसे हो गया। और ईफा देखती है कि वो भी पास हो चुकी है। सेका भी ईफा को पास होने के लिए कांग्रेट्स कहता है, लेकिन सेका काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि ईफा की 2nd पोजीशन आई होती है। और वो सोचता है कि क्या मैं ईफा से प्रैक्टिकल में हार गया। और अब वो देखता है कि 1st पोजीशन पर अमो है। और ईफा ये देखकर कहती है कि अमो तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं और इन दोनों को एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और इसका मतलब कि अब ये फाइनली इस एकेडमी में पढ़ सकते हैं। और आज सभी बच्चों की एंट्रेंस सेरेमनी होती है और हम सेका को उसकी यूनिफॉर्म में देखते हैं। फाइनली आज हमारी एंट्रेंस सेरेमनी है। और तभी ईफा सेका से कहती है कि सेका, तुम्हें नहीं लगती कि ये स्कर्ट थोड़ी छोटी है। और वो कहता है कि नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा छोटी है। और ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। ईफा जाते हुए कहती है कि अब से हम लोग डोम्स के अंदर रहने वाले हैं, तो क्या ये लोग मुझे तुम्हारे साथ रहने देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस चीज की परमिशन देंगे। और ये सुनकर ईफा दुखी हो जाती है। और तभी सेका को कुछ अजीब सी एनर्जी फील होती है। वो ईफा से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है। और जब ईफा चेक करती है उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो काफी सारे डार्क स्पिरिट्स हैं। और वो दोनों उन स्पिरिट्स का पीछा करने लगते हैं। और थोड़ी देर पीछा करने के बाद उन्हें एक काफी बड़ा मैजिकल सर्कल मिलता है। ईफा को सर्कल से काफी बुरी फीलिंग आ रही होती है। सेका कहता है कि ये मैजिकल सर्कल एकेडमी में है और हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इस एकेडमी को ही हैंडल करने देते हैं। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सेका को शिकिगामी तलिस्मान को वहाँ पर छोड़ देता है ताकि वो उस मैजिकल सर्कल के ऊपर नजर रख सके। और इसके बाद वो दोनों एकेडमी के हॉल में पहुँच जाते हैं। ईफा देखती है कि वो जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर काफी सारा खाना भी है। और वहीं सेका आते ही खाना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम अम्मू को देखते हैं जो कि न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अब स्पीच देना शुरू कर देती है। वो उन सभी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस एकेडमी में क्यों आए हो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही गोल है, और भी ज्यादा ताकतवर बनना। और तभी सेका को सेंस करता है और उसे पता चलता है कि वो मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो चुका है। वो लोग हमारे काफी पास आ चुके हैं। और तभी अचानक एकेडमी का गेट टूट जाता है और इस गेट को डेविल्स ने तोड़े थे। और यहाँ पर कई सारे लेसर डेविल्स आ चुके थे। उन डेविल्स को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और वहीं ईफा डरते हुए कहती है कि सेका, ये तो डेविल्स हैं। और तभी 2 टीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। कोर्डेल अपनी फायर बॉल का यूज करता है और वो लेडी टीचर अपने आइसिकल स्पेयर का यूज करती है, लेकिन इन अटैक से उन डेविल्स को कुछ भी नहीं हो रहा होता। और वहीं सेका सोचता है कि आखिरकार ये डेविल्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तुम लोगों ने इन्हें मारने में काफी ज्यादा देर कर दी। और जैसे ही सेका उन डेविल्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर उस डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि अम्मू होती है, जो कि अपनी सोर्ड को लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो उस स्टूडेंट को भी बचा लेती है। और इसके बाद अम्मू अपनी सोर्ड का यूज करके उन डेविल्स के ऊपर विंड लेंस का यूज करती है और वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद सेका अपने शिकिगामी के थ्रू वो पता लगाता है कि आखिरकार इन डेविल्स को भेजा किसने और उसे वो कास्टर मिल जाता है। और इसके बाद वो ईफा से कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो तो तुम अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से भाग जाना। और वो सेका से कहती है कि फिर तुम्हारा क्या होगा, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से ईफा का सेका के ऊपर से ध्यान हट जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर सेका यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और इधर हम उस कास्टर को देखते हैं जिसने कि उन सभी लेसर डेविल्स को समन किया होता है। और तभी सेका एक पोयम को गाता
चिल्लाते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है, तुम इंसानी बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेका कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ यहाँ पर खेलने आया हूँ। और ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? और ऐसा बोलने के बाद वो डीमन वहाँ पर कुछ और लेसर डेविल्स को समन कर लेता है और वो डेविल्स सेका के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और तभी सेका अपने तलिस्मान को बाहर निकालता है और वो यंग एलिमेंट फ्रूट फॉल आर्ट का यूज करता है और ग्रेविटी प्रेशर की वजह से दो डेविल्स जमीन में ही धस जाते हैं, लेकिन अभी भी एक डेविल बच जाता है और वो सेका के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो फ्रीज हो जाता है और सेका गेट को ओपन करके उस डेविल को एक्सरसाइज करके वॉइड में भेज देता है। वो डीमन कहता है कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि तुम एक आम बच्चे हो, इसलिए अब मैं तुमसे खुद लड़ूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ पर कई सारे सोर्ट्स को समन करता है। मेरा नाम गाल गेलस है और मैं एक मेटल डीमन हूँ और मैं फायर और अर्थ एलिमेंट का यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद सेका अपने तलिस्मान को निकालकर फिर से यंग एलिमेंट फ्रूट फॉल का यूज करता है, लेकिन वो अटैक गैलस के सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन गैलस उस अटैक को सिर्फ एक ही हाथ से रोक देता है। ये मामूली से अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और इसके बाद सेका फिर से अपने तलिस्मान का यूज करके गैलस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैलस अपने सामने सोर्ड की एक शील्ड बना लेता है और वो उसके अटैक से बच जाता है। और इसके बाद गैलस एक बड़ी सी सोर्ड को समन करता है और वो सोर्ड से सेका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेका उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। सेका कहता है कि इस अटैक को तो डॉज करना काफी आसान था। और तभी गैलस स्माइल करता है, तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ हो। और तभी उसकी सोर्ड टेलीपोर्ट होकर सेका को इंजेक्ट कर देती है और वो सोर्ड वापस से गैलस के पास आ जाती है। गैलस कहता है कि मैं एक डेविल हूँ तो डार्क एलिमेंट टेलीपोर्टेशन यूज करना मेरी स्पेशलिटी है। और ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर एक फायर स्लेज से अटैक कर देता है। सेका कूदकर उसके अटैक से बच जाता है और तभी अचानक गैलस सेका के पीछे आ जाता है और ये देखकर सेका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गैलस एक ही झटके में सेका का हाथ काट देता है। बताओ बच्चे, क्या तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहते हो? सेका गैलस से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो? और ये सुनकर गैलस कहता है कि तुमने मुझे अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाया था, तो चलो मैं तुम्हें इसीलिए बता देता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर हीरो को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर सेका उससे कहता है कि हीरो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। ये सुनकर गैलस हंसने लगता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो लेजेंडरी बैटल हुई थी वो सब कुछ सिर्फ एक कहानी है? ये कोई कहानी नहीं है, 12 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी और इसीलिए मैं उस हीरो को ढूंढने आया हूँ और वो मुझे मिल भी चुकी है। गैलस कहता है कि हीरो एक लाल बालों वाली लड़की है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। और ये सुनकर सेका उससे कहता है कि क्या तुम अम्मो की बात कर रहे हो? गैलस सेका को थैंक्स कहता है, तुमने मुझे उसका नाम बता दिया और अब इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा बोलने के बाद गैलस कई सारे स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। सेका उसके सभी अटैक से बचते हुए ऊपर आसमान में कूदता है, लेकिन तभी अचानक गैलस की दोनों स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है। सेका को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और वो एक ही अटैक में सेका की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। गैलस कहता है कि एक इंसानी बच्चे के साथ खेलकर काफी मजा आया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, हीरो को खत्म करना। और तभी गैलस को कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि सेका तो अभी भी जिंदा है। सेका उसकी सोर्ड के ऊपर खड़े होकर एक पोएम गा रहा होता है, आखिरकार तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम्हारे सर को काट दिया था। और तभी गैलस एक छोटे से ब्लेड से सेका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता और उसका वो ब्लेड वहाँ से गायब हो जाता है। और गैलस उससे फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गए? दरअसल मैं रिवाइव हो गया हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ कि आखिरकार मेरा वो ब्लेड गया कहाँ? दरअसल मैंने एक ऐसा स्पेल सीखा है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे टच नहीं कर सकती। गैलस कहता है कि ताकत ही सब कुछ होती है और इसलिए मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। नहीं, ताकत ही सब कुछ नहीं होती। तुम्हें पता है मैं अपनी पिछली लाइफ में सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी मैं मारा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो। और गैलस काफी सारी सोर्ट्स को समन करके दोबारा से सेका के ऊपर अटैक कर देता है। सेका उसके अटैक से बचते हुए दोबारा से हवा में जंप करता है और सेका वाटर एलिमेंट वाटरफॉल आर्ट का यूज करता है और आसमान से काफी सारा पानी उसके ऊपर गिरने लगता है। और गैलस ये देखकर कहता है कि आखिरकार इस बच्चे के पास इतना सारा माना आ कहां से रहा है? और गैलस पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन पानी हटने के बाद सेका देखता है कि गैलस तो वहाँ पर नहीं है और वो तुरंत समझ जाता है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया है। और तभी गैलस ऊपर आसमान से आकर सेका के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सेका उसके अटैक से बच जाता है और तभी सेका वॉइड से एक लाइटनिंग मिस्ट नाम के डीमन को समन करता है और वो गैलस के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक से अटैक करता है। और सेका को लगता है कि गैलस मारा गया, लेकिन धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि गैलस वहाँ पर नहीं है। और तभी गैलस अचानक से पीछे से आकर अपने हाथ को सेका के बॉडी के आर पार कर देता है। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, ऊपर से तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। और ये सुनकर सेका कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। सेका उस अटैक से बच जाता है और गैलस को भी उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। सेका बताता है कि मैंने अभी मेटल और वाटर एलिमेंट्स का यूज करके एश ब्लूम नाम का अटैक करा था। गैलस अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं अभी तक नहीं हारा हूँ और तुम्हारे वो बेकार से कार्ड्स अब तक तो खत्म हो गए होंगे। और ये सुनकर सेका उसे अपने सारे तलिस्मान दिखा देता है। क्या तुम इन कार्ड्स की बात कर रहे हो? ये कार्ड्स तो मेरे पास काफी सारे हैं, मैं इन्हें कई सालों से डेली बनाते आ रहा हूँ और फाइट तो बस अभी शुरू हुई है और अब मैं उस चीज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसके बाद सेका कुछ स्पेल्स को पढ़ने लगता है और वो वॉइड से उससे अपने पुराने ड्रैगन मिजुची को समन करता है और ये वही ड्रैगन है जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ये देखकर गैलस डर जाता है और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि डीमन किंग के पास भी ऐसा कोई भी ड्रैगन नहीं है। सेका कहता है कि
ये कोई ड्रैगन नहीं है, तुम इसे रियू बुला सकते हो। और सेका मिजुची को ऑर्डर देता है कि इस डेविल को मार दो और मिजुची गेलस के ऊपर अटैक कर देता है। मिजुची उसे अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। गेलस बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिजुची गेलस को अपने दांतों के अंदर दबाकर उसे मार देता है। सेका कहता है कि अब मुझे मिजुची को वापस से वर्ल्ड में भेज देना चाहिए, लेकिन तभी मिजुची आउट ऑफ कंट्रोल होकर सेका के साइड से चला जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और तभी सेका अपने काफी सारे तिलिस्मान का यूज करके मिजुची के पीछे भेजता है ताकि वो उसे वापस ला सके। और तभी मिजुची काफी तेजी से सेका के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी सेका उसके सामने वॉइड का गेट ओपन कर देता है और मिजुची वापस से वॉइड के अंदर चला जाता है। वहीं सेका सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मिजुची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मेरी इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन मेरी पिछली बॉडी से अभी की बॉडी काफी ज्यादा वीक है। और इसके बाद सेका वापस से एकेडमी में आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर काफी सारी चीजें टूट चुकी हैं और यहाँ पर काफी सारे बच्चे इंजर्ड भी हो चुके हैं। और तभी ईफा सेका के पास आती है। सेका, तुम आखिरकार चले कहाँ गए थे और क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ वो सारे के सारे लेसर डेविल्स कहाँ गए? ईफा बताती है कि अम्मू ने सारे के सारे लेसर डेविल्स को हरा दिया बिना किसी की मदद के। और ये सुनकर सेका काफी ज्यादा शौक होता है और वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपने आसपास के लोगों की वजह से मुसीबत में पड़ोगे और तुम मुसीबतों में घसीटे जाओगे और अंत में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीज मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखी थी, वो भी मरते समय, और इसीलिए मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि मेरी जगह स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। और किसी ताकतवर के लिए जीना सबसे स्मार्ट तरीका है। ईफा के अंदर पावर्स की कमी है, लेकिन अम्मू के अंदर पावर्स की कोई भी कमी नहीं है और इसी वजह से मैं अम्मू का दोस्त बनूंगा। मुझे एक ऐसा कंपेनियन बनना पड़ेगा जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। मुझे पता है कि अंत में ये खुद ही कुचली जाएगी, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दुख होगा, लेकिन मैं इस लाइफ में खुशियां ढूंढ कर रहूंगा। अगर वो डेविल वापस आकर अम्मू के ऊपर अटैक करता है, मैं उससे लड़ूंगा, भले ही मुझे डेविल किंग से भी लड़ना पड़े। मैं अम्मू को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर रहूंगा। और इसके बाद हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सेका अकेडमी में जा रहा होता है। उन डेविल्स को अकेडमी में अटैक करे हुए 1 महीना हो चुका है और अब सभी लोग शांत हो चुके हैं। और तभी ईफा सेका को आकर गुड मॉर्निंग कहती है और सेका भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और तभी सेका की नजर अम्मू के ऊपर जाती है। वो उसे देखकर अपने मन में कहता है कि मेरा प्लान सिंपल है, लाइफ को जीने का। मैं काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन से दोस्ती कर लूंगा और मैं उसकी शैडो में रहूंगा। मुझे इस प्लान को फॉलो करना होगा अगर मुझे इस लाइफ को अपनी पिछली लाइफ की तरह नहीं बनाना। और तभी सेका अम्मू को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन अम्मू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोस्त हैं? और ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। और उसे देखकर सेका कहता है कि अरे कोई बात नहीं, स्कूल लाइफ तो भी शुरू हुई है, मैं काफी सारे दोस्त बना लूंगा। लेकिन एक सेकंड, आखिर दोस्त बनाए कैसे जाते हैं? और ये सोचकर वो सदमे में चला जाता है और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी सेका ऊपर देखता है कि वो देखता है कि हवा में एक मटका है और उसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड उनके ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन सेका जल्दी से अपने तलिस्मान को निकालकर ईफा और वो अपने आप को पीछे टेलीपोर्ट कर लेता है। और अब सेका उस लिक्विड के पास जाता है और वो उसे देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है, शायद से मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। और तभी हम प्रोफेसर कोर्डल को देखते हैं और वो ईफा और सेका से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? और हमें पता लगता है कि वो मटका प्रोफेसर कोर्डल का था। सेका उनसे पूछता है कि आखिर इसके अंदर है क्या? अरे दरअसल इस मटके के अंदर मॉन्स्टर का ब्लड है और इस ब्लड के अंदर कुछ हर्ब्स और मिनरल्स मिले हुए हैं जो कि मुझे अपने रिसर्च के लिए चाहिए थे। तो सेका उनसे पूछता है कि तो फिर आखिरकार ये हवा में क्या कर रहा था? और इस पर वो कहते हैं कि मैं डार्क एलिमेंट का यूज करके इस मटके को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी खासियत लाइट एलिमेंट को यूज करना है और अभी मुझे डार्क एलिमेंट को अच्छे से यूज करना नहीं आता। ये सुनकर सेका सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है डार्क एलिमेंट ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है और वहीं हम लाइट एलिमेंट से लाइटनिंग और लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कोई भी इन दोनों एलिमेंट्स का यूज कर पाता है वो मैजिशियंस काफी ज्यादा पावरफुल और रेयर होते हैं। और इसके बाद प्रोफेसर कोर्डल अपने मटके को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और ईफा और सेका भी अपने नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए क्लासरूम में चले जाते हैं। और इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगले हफ्ते फाउंडिंग एनिवर्सरी रिचुअल है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि एकेडमी के टॉप 2 स्टूडेंट्स अमू और ईफा इस रिचुअल को पूरा करें। और अमू पूछती है कि वैसे हमें करना क्या होगा? टीचर बताती है कि तुम्हें न्यू स्टूडेंट्स के रोस्टर को रोडेनिया फॉरेस्ट के टेम्पल में ले जाना होगा ताकि वो वहाँ पर प्योर हो सके। और ये सुनकर सेका सोचता है कि ये तो वही फॉरेस्ट है जहाँ पर मैं गेलस से मिला था और वहाँ पर तो खतरा हो सकता है। और वो टीचर से पूछता है कि अगर इन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई एक रिचुअल को पूरा करने से मना कर दे तो फिर क्या होगा? टीचर कहती है कि क्लास में जो 3rd प्लेस पर स्टूडेंट होगा वो इस रिचुअल को पूरा करेगा। और ये सुनते ही सेका ईफा से कहता है कि ईफा तुम इस रिचुअल के लिए मना कर दो। और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वहीं ईफा भी सेका के ऑर्डर्स को मानकर टीचर को इस रिचुअल के लिए मना कर देती है। और टीचर सेका से कहती है कि तुम क्लास में ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। सेका कहता है कि ईफा एक स्लेव है और वो क्या ही इस रिचुअल को ठीक से कर पाएगी और इसीलिए मैं इसकी जगह इस रिचुअल को करूंगा। और अब शाम को सेका ईफा से उसके लिए माफी मांगता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उस रिचुअल को करना चाहती थी? ईफा कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से तुमने मुझे ये करने के लिए कहा होगा। और क्या ये सब अम्मू से रिलेटेड है? हाँ, तुमने सही कहा। सेका, क्या वो लड़की तुम्हारे टाइप की है? वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसके कितने अच्छे बाल हैं? तो सेका कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है,
हैं। मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईफा सेका से पूछती है कि आखिर क्यों, उसी लड़की से क्यों? तुमने तो देखा ही था, उसने डेविल्स को काफी आसानी से हरा दिया था। ऐसी ताकत बहुत ही कम लोगों के पास होती है और इसीलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईफा उससे कहती है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, मैंने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और अब तो स्पिरिट्स भी मेरी बातों को मानते हैं। तो सेका उसे समझाता है तुम एक बार ये इमेजिन करके देखो, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना जिसकी लोग काफी ज्यादा तारीफ भी करें और उससे काफी ज्यादा डरे भी। और अमू एक दिन ऐसी पर्सन बनने वाली है। ईफा कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन आज तुमने जो क्लास में नाटक किया उसकी वजह से सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा बुरा समझ रहे थे और ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसीलिए तुम ऐसा नाटक फिर कभी मत करना। तुम तो मेरी काफी ज्यादा फिक्र करती हो। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और इसके बाद अगले दिन टीचर उन्हें रोस्टर दे देती है और वो दोनों रिचुअल करने के लिए निकल जाते हैं। अमू जाते हुए सेका से पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और ये सुनकर अमू कहती है कि क्या तुम्हारी स्लेव तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो कि तुम अपनी क्लासमेट के ऊपर ही लाइन मार रहे हो? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरे और ईफा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुमने कुछ तो क्या होगा उसके साथ। सेका कहता है कि क्या तुम्हें उल्टी सीधी बातें करना पसंद है? अमू कहती है कि तुमने ही तो पहले ये सब कुछ शुरू किया था। और तभी अचानक अमू के सर में दर्द होने लगता है। सेका पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक ट्री के पास पहुँच जाते हैं जिसके ऊपर एक सर्कल बना था और तभी वो सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और ये दोनों टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अमू कहती है कि आखिर हम लोग कहाँ आ गए और ऊपर से यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा भी है। और तभी अचानक इनके पीछे 3 एलिगेटर टाइप के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इससे पहले कि सेका उनके ऊपर अटैक करता, अमू एक मॉन्स्टर के ऊपर से कूदकर दूसरी साइड जाती है और अमू अपने सोर्ड का यूज करके वहाँ पर एक फायर बॉल को क्रिएट करती है और वो उस अटैक से उन सभी मॉन्स्टर को जला देती है। और ये देखकर सेका काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और तभी अचानक एक मॉन्स्टर अमू के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी सेका वुड एलिमेंट स्टेक ड्राइवर आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर के सर को ऊपर कुचल देता है। और ये देखकर अमू सेका से पूछती है कि आखिर ये किस तरह का स्पेल था? आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा स्पेल नहीं देखा है। तो सेका उसे बताता है कि दरअसल मैं लैम्प्रोज फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमें कुछ ऐसे स्पेल सिखाए जाते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं आते। और अमू भी यहाँ के मॉन्स्टर्स को देखकर समझ चुकी थी कि वो लोग एक डंजन में फंस चुके हैं और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। सेका अमू से कहता है कि आखिरकार हमें आगे जाने की क्या जरूरत है, हम लोगों को एक जगह पर रुक जाना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई हमारी मदद करने आ जाए। लेकिन अमू कहती है कि हम लोग एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं और किसी को भी ये पता नहीं है कि हम लोग हैं कहाँ पर, इसीलिए कोई भी हमारी मदद करने नहीं आने वाला। और तभी सेका अपने तलिस्मान का यूज करके वहाँ आसपास रोशनी कर देता है और ये देखकर अमू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। क्या तुम लाइट एलिमेंट का भी यूज कर सकते हो? चलो अच्छा ही है, अब इससे हमारे सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बाद सेका चलते हुए कुछ तलिस्मान को डंजन की दीवार के ऊपर लगा रहा होता है और ये देखकर यूकी उससे पूछती है कि आप इससे कर क्या रहे हो? दरअसल मैं अपनी शिगामी की मदद कर रहा हूँ इस जगह को ढूंढने में जो कि ऊपर सरफेस के ऊपर है। मैंने अपने कुछ शिगामीज को बी में बदल दिया था और वो लोग जैसे ही मेरे पास आएंगे तो वो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे और हम लोग इनकी मदद से एग्जिट को ढूंढ पाएंगे। और तभी यूकी सेंस करती है कि उनकी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और अमू भी ये सेंस कर लेती है कि उनकी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और तभी अचानक यहाँ पर कई सारे गोब्लिन मॉन्स्टर्स आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अमू बड़ी ही आसानी से एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और वो अकेले ही उनसे लड़ने लगती है। लेकिन तभी एक गोब्लिन अमू के पीछे आकर उसे जोर का एक मुक्का मारता है और इसकी वजह से अमू इंजर्ड हो जाती है और सेका भी नोटिस कर लेता है। और इसके बाद सेका अपने वुड एलिमेंट का यूज करके वहाँ पर काफी सारे वुड पिलर्स को समन करने लगता है और वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और वो उन सभी मॉन्स्टर्स को अमू से दूर कर देता है। और जैसे ही सेका अमू के पास पहुँचता है और उसी टाइम अमू वहाँ पर बेहोश हो जाती है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लगता है कि मुझे उसे समन करना ही होगा। और ऐसा बोलने के बाद सेका वॉइड से एक बड़े से जाइंट सेंटीपीड को समन कर देता है। ऐसे सिचुएशन में ये जाइंट सेंटीपीड काफी काम के होते हैं और वो जाइंट सेंटीपीड उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और कुछ देर के बाद अमू की आंख खुलती है, वो देखती है कि सेका ने उन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और उसने हीलिंग मैजिक का यूज करके अमू की चोटों को ठीक कर दिया होता है। और तभी अचानक वापस से अमू के सर में दर्द होने लगता है और सेका कहता है कि मैंने अमू की चोट को इस पेपर डॉल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है और मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी सेका वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है जिससे अमू के सर का दर्द खत्म हो जाता है। सेका अमू को बताता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर्स लगा दिया है, लेकिन वो कर्स इस बैरियर के अंदर काम नहीं करेगा। और वो उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे पहले सर में दर्द कब हुआ था? अमू उसे बताती है कि जब वो इस एकेडमी में पहली बार आई थी तब से उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई कर्स है क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी कर्स का मार्क नहीं है। तो सेका उससे कहता है कि ऐसे भी कुछ जगह होती है जिससे कि तुम खुद देख नहीं सकती। और ये सुनकर अमू घबरा जाती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम मुझे दिखाओ। अमू कहती है कि लेकिन ये चीज जरूरी है, क्या तुम देखोगे? लेकिन पहले तुम अपने मुंह को दूसरी साइड कर लो। सेका अपने मुंह को दूसरी साइड कर लेता है और अमू कहती है कि देखो। तो सेका उसकी कमर पे देखता है, वहाँ पर कोई भी मार्क नहीं होता। जिसके बाद वो उसकी गर्दन को देखता है तो वहाँ पर भी कोई भी मार्क नहीं होता। तो सेका कहता है कि कभी कभी कर्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं और वो स्किन का कलर लेकर छुप जाते हैं। और ये सुनकर अमू उसके ऊपर भड़क जाती है, अबे ओए तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर बिना कपड़े के
रहूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पॉसिबिलिटी बता रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस बैरियर के अंदर रहने से तुम्हारा दर्द रुक चुका है। इसका मतलब कि तुम्हारे ऊपर कर्ज तो है, तो फिर क्या मुझे हमेशा इसी बैरियर के अंदर रहना पड़ेगा? नहीं, तुम सिर्फ मुझे अपना एक बाल दे दो। और इसके बाद सेका एक तिलिस्मान के ऊपर अम्मू के बाल को बांध देता है। ये डॉल तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करेगा। तो अम्मू पूछती है कि क्या ये सच में काम करेगा? हाँ, ये जरूर काम करेगा। और वो सेका को अजीब तरीके से देखने लगती है। आखिरकार तुम मुझे से क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ, क्या तुम सच में ईफा के अंदर इंटरेस्टेड हो? क्या तुमने कभी किस भी नहीं किया? तो सेका कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो कहती है कि क्या तुमने वहाँ पर भी टच नहीं किया? आखिर तुम किन चीजों के बारे में बात कर रही हो? तो ये सुनकर अम्मू कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो। तो सेका उसे बताता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हम एक फैमिली की तरह हैं। क्या सच में एक नोबल और स्लेव फैमिली की तरह रहती है? दरअसल मेरी फैमिली मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन ईफा ही सिर्फ मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है, और इसी वजह से हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हैं। और सेका अपने मन में कहता है कि मैं किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रख सकता, मैं अपनी रिइंकार्नेशन के बाद भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद सेका अम्मू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली भी एक एडवेंचरर है? अम्मू बताती है कि मेरी मॉम एक गिल्ड ऑफिसर है और मेरे डैड एक एडवेंचरर हैं। और अब वो अपने बारे में बताती है, मुझे बचपन से ही मॉन्स्टर्स और ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद है, और इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे काफी ज्यादा अजीब समझते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक एडवेंचरर बनूं। और वो बताती है कि बहुत टाइम पहले मैं एक काफी बड़े पार्टी की मेंबर थी, लेकिन अचानक उस पार्टी के आधे मेंबर मर गए। लेकिन फिर भी मैं एक दूसरे एडवेंचर पर जाना चाहती थी, और वहाँ के लोगों को लगने लगा कि ये लड़की क्रेजी है बैटल करने के लिए, और वो लोग मुझे पागल समझने लगे। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैंने गिल्ड को छोड़कर इस एकेडमी में आ गई। मुझे लगा कि अगर मैं बाकी सभी से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तो फाइटिंग करना मेरे लिए बोरिंग हो जाएगी और फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि डेविल्स और गोब्लिन से लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और वो सेका से पूछती है कि मैं काफी अजीब हूँ ना? तो सेका कहता है कि मुझे नहीं लगता। और ये सुनकर अम्मू शॉक हो जाती है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक एनवायरनमेंट मिला ही नहीं। तो ये सुनकर अम्मू कहती है कि एक एनवायरनमेंट मिलने से पहले मैं मर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जिंदगी को जीने का मकसद है, तुम फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अजीब हो। और ये सुनकर अम्मू काफी खुश हो जाती है, और वैसे भी तुम्हें लड़ने के अलावा गंदी बातें भी करना भी तो पसंद है। तो ये सुनकर अम्मू घुमाकर उसे एक पंच मारती है, तुम किसी के भी सामने ये बात मत बोल देना कि मैं गंदी बातें करती हूँ, ये तो बस एक एडवेंचरर की आदत होती है ऐसी बातें करने की। और अम्मू सेका को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर सेका कहता है कि तो फिर चलो, ये मेरा पहला एडवेंचर होने वाला है, अगर हम दोनों मिलकर साथ में फाइट करेंगे तो फिर कोई भी मॉन्स्टर हमें हरा नहीं पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और एक एक करके सारे फ्लोर्स को क्लियर कर देते हैं। और इसके बाद ये दोनों एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं। अम्मू उस गेट को ओपन करती है और उन्हें पता चलता है कि ये कमरा तो डंजन बॉस का है, जो कि एक नाग होता है, और फिलहाल के लिए नाग अभी सो रहा होता है। अम्मू कहती है कि नाग काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, हम दोनों मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते। तो सेका कहता है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों मिलकर उसे आराम से हरा सकते हैं। और अम्मू भी इसके लिए मान जाती है। अगर हमें लगेगा कि सिचुएशन ज्यादा खराब होने वाली है तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, और उन्हें देखकर वो नाग भी जाग जाता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी सेका अपने वुड एलिमेंट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से उस नाग को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो नाग अपने पॉइजन से सेका के ऊपर अटैक कर देता है। सेका उसके अटैक से बच जाता है, और तभी अम्मू इस मौके का फायदा उठाकर उस नाग के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर विंड लेन से अटैक करती है। और इसकी वजह से उस नाग का थोड़ा बहुत ध्यान भटक जाता है। और तभी सेका मेटल एलिमेंट का यूज करके वहाँ पर एक स्पेयर को समन करता है, और वो उस स्पेयर को सीधा उस नाग के ऊपर गिरा देता है, और इसकी वजह से वो नाग हिल नहीं पा रहा होता। और सेका अम्मू से कहता है कि अम्मू जल्दी से इसके सर के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करो। अम्मू एक फायर बॉल बनाकर उस नाग के ऊपर अटैक करती है, और तभी उस मेटल और फायर के बीच में रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से वो नाग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और इसके बाद अम्मू एक फाइनल अटैक उस नाग के ऊपर करती है, जिसकी वजह से वो नाग वहीं पर मारा जाता है। और अम्मू जल्दी से आकर सेका को गले लगा लेती है, और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी डंजन बॉस को नहीं मारा था। हमने अभी अभी एक टीम बनाई और हमने एक डंजन बॉस को मार दिया, हमारा कोऑर्डिनेशन तो सच में काफी कमाल का है। वहीं सेका स्माइल करते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी यूकी सेका से कहती है कि आपको तो पहले ही एग्जिट मिल गया था, तो फिर आप यहाँ से क्यों नहीं गए? अरे मैं तो थोड़ा मजे लेना चाहता था, और साथ ही साथ में अम्मू को थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाना चाहता था, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और इसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक मॉन्स्टर का हाथ मिलता है, जिसकी पावर पहले से ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और वहीं उसके हाथ के ऊपर एक मिथरिल सोर्ड होती है। सेका उस सोर्ड को निकालकर अम्मू को दे देता है, ये लो तुम इसे रख लो, क्योंकि मैं सोर्ड को यूज नहीं करता। और तभी उस सोर्ड के अंदर से एक रिंग निकलती है। सेका उस रिंग को उठाकर देखता है, मैं फील कर सकता हूँ इस रिंग के अंदर कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर से काफी पावर सेंस कर पा रहा हूँ। और वो इस रिंग को रख लेता है, और वो अम्मू को बताता है कि ये तो बस एक नॉर्मल से रिंग है, और हाँ एडवेंचर करना इतना भी बुरा नहीं है। और अम्मू सेका के साथ एक पार्टी बनाने का सोच रही होती है, और सेका भी उसकी मन की बात को पढ़ लेता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगा। और ये सुनकर अम्मू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सेफली डंजन से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद सेका टीचर्स के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देता है, और टीचर्स को ये पता नहीं होता कि उस टेंपल के नीचे कोई हिडन डंजन भी था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेका प्रोफेसर कोडल के पास
आता है और वो उनसे कहता है कि मैं आपको वो चीज रिटर्न करने आया हूँ जो आपने मुझे दिया था। तो प्रोफेसर कोडल कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था। सेका प्रोफेसर कोडल से कहता है कि अम्मू की हेल्थ पहले से काफी ठीक है और वैसा आपका रिचुअल चल कैसा रहा है प्रोफेसर। और ये सुनकर प्रोफेसर कोडल कहते हैं कि तो तुमने पता लगा ही लिया। तो सेका कहता है कि मुझे ये अजीब लगी रहा था कि इतने सारे मॉन्स्टर बिना किसी को दिखे अंदर कैसे आ सकते हैं और अब ये डेंजन वाला इंसिडेंट, जरूर इन सब के पीछे कोई अंदर वाला आदमी इन्वॉल्व होगा। और कोडल भी समझ जाता है कि सेका ने ही गेलस को हराया था। चलो तुम जल्दी से अब अपना असली चेहरा दिखा दो। और प्रोफेसर कोडल अपने असली रूप में आ जाते हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन ही हूँ। तो सेका कहता है कि यानी कि तुम एक डेविल के एजेंट हो और तुम यहाँ पर हीरो को मारने के लिए आए थे। वैसे तुम्हारे स्पेल्स काफी कमाल के हैं। और ये सुनकर प्रोफेसर कोडल कहते हैं कि है ना वो कमाल के स्पेल्स, मेरे स्पेल दूर से ही किसी टारगेट को मार सकती है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है, ये काफी ज्यादा टाइम ले लेती है। अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो अब तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद वो अपने स्पेल्स का यूज करके अम्मू के कर्ज के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। तो सेका उसे बताता है कि लगता है कि तुमने अभी तक ये नोटिस नहीं किया, अम्मू को अब उस कर्ज से कुछ भी नहीं होने वाला। आखिर ये कैसे हो सकता है? सेका उसे एक तलिस्मान दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा कर्ज अब इसके ऊपर है और तुमने मेरे और रिफा के ऊपर भी अपने कर्ज को लगाने की कोशिश करी थी। अगर तुम्हारा वो मॉन्स्टर ब्लड किसी के ऊपर लग जाए तो वो कर्ज से इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब अम्मू ने उन डेविल्स को मारा था तो उनका खून अम्मू के ऊपर लग गया, जिससे कि अम्मू तुम्हारे कर्ज से इन्फेक्टेड हो गई। आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा स्पेल कैसे काम करता है? और इसके बाद सेका वॉइड से एक डेविल को समन करता है। सेका उस डेविल को मार के उसका ब्लड अपने ऊपर लगा लेता है। इसके बाद वो एक स्पेल पढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये लो तुम्हारा कर्ज अब मेरे ऊपर है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये स्पेल तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? ये तुम्हें काफी ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। और इसके बाद सेका एक स्पेल को पढ़ने लगता है जहाँ पर हम उसकी पिछली लाइफ की शेडो को भी देख पाते हैं। और ये देखकर प्रोफेसर काफी ज्यादा डर जाते हैं, आखिरकार तुम हो कौन? और इसके बाद सेका प्रोफेसर के कर्ज को प्रोफेसर के ऊपर ही ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने कैसा कर्ज बनाया था, लेकिन कर्ज को एक्सरसाइज करना एक एक्सोसिस्ट की स्पेशलिटी होती है। और ऐसा कहने के बाद सेका यहाँ से जाने लगता है। यूकी सेका से पूछती है कि आपको ये कैसे पता चला कि प्रोफेसर कोडल ही इन सब के पीछे हैं? दरअसल मेरे शिकिगामी ने पता लगाया था कि प्रोफेसर के कपड़ों पर वही फ्लावर के पोलन हैं जो कि सिर्फ मैजिकल सर्कल के पास ही पाए जाते हैं। और अब मैं फाइनली एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइफ को शुरू कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेका डंजन से मिली रिंग ईफा को दे देता है, क्योंकि ईफा एक ऐसी पर्सन है जो कि इस रिंग को यूज कर सकती है। और तभी उसे अम्मू दिखती है। वो उसे हाई कहता है, तुम आखिरकार मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों दोस्त हैं? आखिरकार इस लड़की को हो क्या जाता है? और ईफा अम्मू के पास जाकर आज के वेदर के बारे में बात करने लगती है। तो सेका कहता है कि आखिरकार तुम दोनों कब से इतनी अच्छी दोस्त बन गई? यूकी कहती है कि मुझे लगता है कि अम्मू आपसे बात करने में शर्मा रही है। क्या सच में? और इसके बाद हमें पूरे 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अम्मू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे और सेका के बिना इतना आगे आ सकती थी। तुम तो सच में काफी काइंड हो और वैसे भी तुम यहाँ तक अपने हार्ड वर्क की वजह से आई हो। और इसके बाद हम सेका को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि सरप्राइजली 1 साल से किसी भी डीमन ने अभी तक हमला नहीं किया और इसीलिए मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्स हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी शिकिगामी की मदद से पूरे एकेडमी के ऊपर नजर रख रहा हूँ। और तभी इनके पास इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल आते हैं और वो सेका और ईफा से कहते हैं कि तुम दोनों को कल इवनिंग में प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ये सुनकर अम्मू सेका से कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब वो लोग तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे साथ ईफा को भी बुलाया है। और वो अपने मन में कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कोने में खड़ी होकर सेका को ही देख रही होती है। और शाम के टाइम वो दोनों प्रिंसिपल के पास जाने लगते हैं। ईफा कहती है कि मैंने कभी भी यहाँ के प्रिंसिपल को नहीं देखा है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ही सारी सेरेमनी को होस्ट करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने भी कभी भी प्रिंसिपल को नहीं देखा है। और वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस में आते ही प्रिंसिपल सेका से कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें घमंडी बच्चे होगे जिसके पास दिमाग से ज्यादा टैलेंट है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जो भी करते हो सोच समझ के करते हो। और ये सुनकर सेका कहता है कि तारीफ करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि एक डेमी ह्यूमन इस एकेडमी को चला रही है। तो प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ह्यूमन से कमजोर हैं और तुम मुझे डेमी ह्यूमन की जगह डेमी डेविल समझ सकते हो? और ये सुनकर सेका उनसे रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। प्रिंसिपल कहती है कि मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही एक्ट करोगे, क्योंकि आखिरकार तुम उसकी फैमिली से जो हो। और ये सुनकर सेका उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो? नहीं, मैं तुम्हारे फादर को तो नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल को जानती हूँ। और ये सुनकर सेका काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे फादर का कोई भाई भी है। प्रिंसिपल कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। हाँ, वैसे आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? प्रिंसिपल बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कैपिटल के अंदर होने वाले आर्ट्स ऑफ वॉर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो और तुम्हारे साथ ये लड़की भी होने वाली है। और तभी गेट खुलता है और वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि छुपके से सेका को देख रही थी। प्रिंसिपल कहती है कि तुम सही टाइम पर आ गई, चलो अब तुम अपने सीनियर्स को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाओ। वो लड़की अपना नाम मेबल क्रेन बताती है और प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि हमारी इस एकेडमी से 2 स्टूडेंट्स उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक तो ये लड़की है जिसका नाम मेबल है और दूसरा स्टूडेंट तुम दोनों
दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस कंपटीशन के अंदर तुम जा सकते हो या तुम्हारी ये स्लेव, और ये तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों में से जाएगा कौन। और इसके बाद हम अम्मू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। अम्मू सेका से पूछती है कि आखिरकार एकेडमी वालों ने मुझसे क्यों नहीं कहा इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। सेका भी कहता है कि मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या तुम सच में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? हाँ, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अम्मू पूछती है कि क्या हमारी एकेडमी ने इससे पहले कभी भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा है? तो ईफा बताती है कि हाँ, हमारी एकेडमी इस टूर्नामेंट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि पहले इस टूर्नामेंट के अंदर मैजिक को यूज करना अलाउ नहीं था, लेकिन अब ये बैन हट चुका है और अब क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं और मैजिक को यूज करना अलाउ कर दिया गया है, और इसीलिए हमारी एकेडमी को एंट्री मिल गई पार्टिसिपेट करने के लिए। सेगा कहता है कि प्रिंसिपल अपनी इस एकेडमी की रेपुटेशन को बढ़ाना चाहती है और इसीलिए वो चाहती है कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। अम्मू कहती है कि प्रिंसिपल आखिरकार सीनियर्स को इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो सेगा बताता है कि क्योंकि सीनियर स्टूडेंट्स किसी रिसर्च को करने में बिजी हैं, लेकिन आखिरकार प्रिंसिपल ने तुम दोनों को ही क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? तो ईफा बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सेगा ने लास्ट ईयर एक डंजन को क्लियर करा था, और तो और प्रिंसिपल को ये भी पता चल गया कि इस एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले सेगा ने कैल्डन न्यूट को हराया था। अम्मू कहती है कि ये सब तो इतनी छोटी सी बात है और वो लोग तो मुझसे भी पूछ सकते थे। तो सेगा उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि इस काम को सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो, और ये सुनकर अम्मू कहती है कि आखिर ऐसा क्यों? मेरा मैजिक कितना ज्यादा ग्रेट है, और तो और मुझे सोर्स स्किल में कोई भी हरा नहीं सकता। मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन विनर को प्राइज में बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इंपीरियल गार्ड में जाने का मौका मिलेगा। तो अम्मू कहती है कि पैसे तो ठीक है, लेकिन मैं कोई गार्ड नहीं बनना चाहती। वैसे भी इंसानों के साथ लड़ने में ज्यादा मजा नहीं आता जितना मजा मॉन्स्टर से लड़ने में आता है। और ये सुनकर सेका अपने मन में सोचता है कि अम्मू तो बैटल करने के लिए क्रेजी होती है और वो ऐसी बातें कर रही है कि उसे इंसानों के साथ लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लगता है कि अब वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो लोग मुझसे एक बार पूछ तो सकते थे। तो सेका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग स्ट्रॉन्ग पर्सन को आगे रखना चाहते हैं, तो फिर आखिरकार उन्होंने तुम्हें क्यों चुना? तो सेका स्माइल करते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। क्या तुम अपनी ये नकली से स्माइल को बंद कर सकते हो? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट में जा सकते हो, लेकिन उन लोगों ने ईफा को क्यों चुना? और ये सुनकर ईफा को अपनी थोड़ी बहुत इंसल्ट फील होती है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं कमजोर हूँ। ईफा, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है। तुम जरा सोचो, क्या तुम लोगों के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर सकती हो? सही कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। अम्मू बताती है कि स्पेल और सोर्स स्किल दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि अगर एक बार स्पेल छूट गया तो वो काफी खतरनाक डैमेज देती है। क्या तुम किसी को चोट पहुंचा सकती हो? नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पागल लोग होते हैं जो कि अपने स्पेल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेका स्माइल करते हुए कहता है कि यानी कि मैं भी उन पागलों में से एक हूँ। और इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं। अम्मू कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो मेबल अपनी नोबल फैमिली की पावर्स का यूज करके यहाँ तक आई होगी। तुम देखना, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो ड्रॉप आउट कर देगी, क्योंकि ये अमीर लोगों के बच्चे ज्यादा चोटों को सही नहीं सकते। और तभी उनके पीछे मेबल आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अम्मू मेबल को देखकर कहती है कि अच्छा, तो ये है मेबल क्रेन। मेबल अम्मू के पास आकर कहती है कि तुम कमजोर होकर आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हो? और तुम्हें पता है एकेडमी वालों ने तुम्हें सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम कमजोर हो। और ये सुनकर अम्मू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा मुंह तो काफी ज्यादा चलता है। और वहीं दो स्टूडेंट आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अम्मू उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों मुझे अपनी सोर्ट्स को कुछ देर के लिए दे सकते हो? और वो दोनों अम्मू को शॉट दे देते हैं। अम्मू मेबल को एक शॉट देते हुए कहती है कि और वो उसे चैलेंज करती है एक शॉट फाइट के लिए। मेबल कहती है कि आखिर इन सब चीजों से फायदा क्या होगा? अम्मू कहती है कि तुमने ही इस फाइट को शुरू किया है और तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें शॉट चलाने नहीं आती। और मेबल भी उस शॉट को उठाकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं सेका मेबल के उस स्टेंस को देखकर समझ जाता है कि मेबल को भी शॉट चलाने आती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। और ईफा सेका से कहती है कि सेका, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन्हें रोकना चाहिए? नहीं, रहने दो। अगर हमें लगेगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है तो हम जाकर इन्हें रोक देंगे। और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मेबल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अम्मू सेका से कहती है कि सेका, तुम इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल दो। और सेका भी उस मैच को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल दे देता है। और अम्मू काफी तेजी से मेबल के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन मेबल उसके अटैक को काफी इजीली रोक लेती है और उसकी स्वॉर्ड कुछ अलग तरह से ग्लो कर रही होती है। और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी मेबल अम्मू के ऊपर एक फाइनल अटैक करती है और वो उस अटैक से अम्मू के स्वॉर्ड को तोड़ देती है और अम्मू इस फाइट को हार जाती है। तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। अम्मू उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने चीटिंग किया है, तुम अपने मैजिक का यूज कर रही थी। और ये सुनकर सेका अपने मन में कहता है कि तो इसका मतलब अम्मू ने भी वो नोटिस किया। दरअसल मेबल फाइट के टाइम पर डार्क एलिमेंट का यूज कर रही थी। मेबल अम्मू से कहती है कि तो क्या इसका मतलब तुम्हें दूसरा चांस चाहिए और तुम इसी वजह से काफी ज्यादा वीक हो? और ये सुनकर अम्मू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जाते जाते सेका और ईफा को वार्न करती है, अगर तुम दोनों को भी इंजर्ड नहीं होना है तो टूर्नामेंट से पहले विड्रॉ कर दो। ये कोई फ्रेंडली कंपटीशन नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो सेका उससे कहता है कि बताने के लिए थैंक्स, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और मेबल यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ईफा और सेका अम्मू के पास जाते हैं। अम्मू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और तब अम्मू खड़ी होकर कहती है कि ठीक है, मैंने भी ये डिसाइड कर लिया। और इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और हम सेका को देखते हैं जो कि कैरेज में बैठकर मेबल
मेबल के साथ कैपिटल की तरफ जा रहा होता है और तभी सेका देखता है कि उनके साथ ईफा और अमू भी जा रही हैं। आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ईफा सेका को बताती है कि मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ, तो मुझे तो तुम्हारे साथ चलना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन अमू यहाँ पर क्या कर रही है? और क्या तुम अकेडमी से परमिशन लेकर आई हो? और अमू कहती है कि नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं आज से पहले कभी भी कैपिटल के अंदर नहीं गई, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है वहाँ पर जाने का। तो ये सुनकर सेका अपने मन में कहता है कि तुम बस ये देखना चाहती हो कि मेबल टूर्नामेंट के अंदर फाइट कैसे करती है। और वो अमू से पूछता है कि वैसे तुम रहने कहाँ वाली हो? और इस पर वो कहती है कि मैं तो ईफा के साथ रहूंगी। और ये सुनकर सेका की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये देखकर अमू से कहती है कि क्या तुम्हें मोशन सिकनेस है? और वहीं मेबल कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये सुनकर ईफा उससे कहती है कि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और इसीलिए तुम हमसे तमीज से बात किया करो। इस अकेडमी के अंदर सिर्फ स्किल्स ही मायने रखती हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारी एज की हूँ। तो ये सुनकर अमू से कहती है कि यानी कि तुमने इस अकेडमी में 1 साल के बाद एडमिशन लिया था, तो इसका मतलब हम सभी यहाँ पर एक ही एज के हैं। तो ईफा भी कहती है कि मैंने भी 1 साल के बाद एडमिशन लिया था, यानी कि मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अमू उसके कहीं और ही देख रही होती है। अच्छा, तभी तो ये चीजें सेंस बना रही है। अमू वैसे तुम देख कहाँ रही हो? और ये सब देखकर मेबल कहती है कि ये कितना ज्यादा अनोइंग है, लगता है कि अकेडमी में सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो सेका कहता है कि हाँ, हम बच्चे ही तो हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और इसके बाद वो सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं और अमू और ईफा यहाँ की बिल्डिंग्स को देखकर काफी ज्यादा शौक होती हैं, क्योंकि उन दोनों ने आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं देखा होता है। लेकिन अमू देखती है कि सेका की हालत तो अभी भी खराब है। तो ईफा उससे कहती है कि तुम्हें अभी अरेना में जाने के बजाय रूम में जाकर आराम करना चाहिए। नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे टूर्नामेंट का ब्रैकेट देखना है। और आखिरकार मेबल गई कहाँ? लगता है कि वो हमें बिना बताए यहाँ से चली गई। उसे जहाँ जाना है जाने दो, चलो हम टूर्नामेंट वाली लोकेशन पर चलते हैं। अमू कहती है कि यहाँ से आगे कैरेज नहीं जा सकती, हमें पैदल ही जाना होगा। अगर तुम कहो तो मैं कैब बुला सकती हूँ। तो ये सुनकर सेका कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और इसके बाद वो लोग कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और सेका को वो बोर्ड भी मिल जाता है जहाँ पर उनके ओपोनेंट के नाम लिखे हुए थे। और उस बोर्ड को देखकर सेका को पता चलता है कि अगर वो और मेबल सभी फाइट्स को जीतते हैं तो सेमीफाइनल में हम दोनों को आपस में लड़ना होगा। और ये तो काफी अजीब बात है, फाइनल से पहले ये अकेडमी के स्टूडेंट्स आपस में लड़ेंगे। और इसके बाद सेका उन दोनों से कहता है कि जिस चीज को मैं देखने के लिए आया था मैंने उसे देख लिया और अब मैं रूम में जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और वो दोनों कहती हैं कि चलो ठीक है, हम भी चलते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं सोने वाला हूँ, तो क्यों ना तुम दोनों तब तक इस कैपिटल को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लो। और वो दोनों इसके लिए मान जाती हैं। अम्मू कहती है कि अगर मेबल और सेका दोनों ही पहले राउंड में हार जाते हैं तो वैसे भी हमें वापस अकेडमी में जाना ही होगा। और इसके बाद सेका कुछ तलिस्मान को बाहर निकालता हुआ कहता है कि चलो पता लगाया जाए कि आखिरकार अकेडमी वालों ने मुझे अम्मू की जगह क्यों चुना। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं। और इसके बाद कमेंटेटर आर्ट्स ऑफ टूर्नामेंट को शुरू करती है। वो बताती है कि इस साल रूल्स को चेंज किया गया है और मैजिक को यूज करना अलाउ है और इसीलिए इस साल आधे से ज्यादा मैचेस आए हैं। और कमेंटेटर बताती है कि अगर कोई भी फाइटर रिंग से बाहर आ जाता है या फिर वो हार मान लेता है या फिर वो फाइटर लड़ने के काबिल नहीं होता तो वो उस मैच को हार जाएगा। और हाँ, इस साल को रूल को ऐड किया गया है, अगर किसी भी फाइटर का एमुलेट टूट जाता है तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और वहीं सेका अपने एमुलेट को देखकर सोचता है कि ये एमुलेट हमारे ओपोनेंट से डैमेज को कलेक्ट करेगा और जब ये एमुलेट अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा तो ये अपने आप ही टूट जाएगा। तो सेका कहता है कि ये तो काफी अच्छा तरीका है कैजुअलिटी से बचने का। और इसके बाद अनाउंसर कहती है कि हमारा पहला फाइटर लैम्प्रोज फैमिली से है, यानी कि सेका लैम्प्रोज जो कि एक मेज है। और हमारे दूसरे फाइटर है डेनियस रागन जो कि एक सोर्ट्समैन है और गेलेज मर्सनरी का एक स्किल्ड मेंबर भी है। डेनिस की फैमिली ने उसके बुरे बिहेव की वजह से उसे घर से निकाल दिया। और वहीं डेनिस सेका को देखकर कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मुझे एक नोबल बच्चे से लड़ना होगा। कमेंटेटर कहती है कि ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि एक मेज और सोर्ट्समैन के बीच में कौन जीतता है। और वहीं डेनिस कहता है कि मेजेस काफी ज्यादा वीक होते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्पेल्स को कास्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इतने समय में मैं तुम्हें 10 बार काट सकता हूँ। और वहीं सेका कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये सुनकर डेनिस उससे कहता है कि क्या यार तुम अभी से बहाने बनाने लगे? नहीं, मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं इस फाइट को काफी जल्दी खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर डेनियस को गुस्सा आ जाता है और तभी अचानक डेनियस काफी तेजी से अपनी सोर्ड को सेका के बॉडी के आर पार कर देता है। और डेनियस को लगता है कि सेका मर चुका है, लेकिन वो देखता है कि उसने जिसके ऊपर अटैक किया था वो तो सिर्फ एक तलिस्मान है। और तभी अचानक सेका डेनियस के पीछे आ जाता है। मैंने कहा था ना, मैं इस फाइट को काफी जल्दी खत्म कर दूंगा, गुड बाय। और तभी सेका डेनियस के ऊपर फोर्स आर्ट नाम का अटैक करता है और डेनियस काफी तेजी से दीवार में जाकर टकराता है। और ये देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ये देखकर कमेंटेटर भी काफी ज्यादा शॉक होती है। आखिर ये अभी हुआ क्या? डेनिस ने तो सेका के ऊपर अटैक किया था और तभी अचानक सेका उसके पीछे आ गया और उसके अगले पल डेनिस रिंग से बाहर चला गया। और क्योंकि डेनिस रिंग से बाहर जा चुका है तो हमारे इस फाइट का विनर है सेका लैम्प्रोज। और वहीं सेका अपने मन में सोचता है कि डेनिस बच तो जाएगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए था, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, वो भी तो मुझे मारना ही चाहता था। और वहीं ईफा और अमू सेका के पहले मैच को जीतने पर काफी ज्यादा खुश होती हैं। और जब सेका जा रहा होता है तो यूकी उससे पूछती है कि वैसे आप कितने मैचेस को जीतना चाहते हो? वैसे मैंने अभी इसके बारे में तो सोचा नहीं है, लेकिन मैं तब तक मैचेस को जीतता रहूंगा जब तक मैं इससे बोर नहीं हो जाता। वैसे मजे करना
करना काफी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पावर्स को काफी सारे लोगों के सामने यूज कर रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। हाँ मुझे पता है, और हाँ आपको नहीं लगता कि आप अपने शिकिगामी का कुछ ज्यादा यूज कर रहे हो? नहीं यूकी, मेरे शिकिगामी को यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है, इस टूर्नामेंट से भी ज्यादा। और इसके बाद सेका अपने शिकिगामी की मदद से अमू और ईफा की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो उन दोनों के पास पहुंच जाता है और वो दोनों सेका को कांग्रेट्स कहते हैं उसके पहले राउंड को जीतने के लिए। और इसके बाद दूसरे राउंड स्टार्ट हो जाता है। अरेना में पहला फाइटर आता है और इसका नाम बैरन है, और बैरन जो कि सेज फोल्डो का एक प्राइम डिसाइबल है, और बैरन वाटर मैजिक को यूज करने में स्पेशलिस्ट है। और बैरन का ओपोनेंट है काइल, जो कि लेगरोक मर्चेंट गार्ड से आया है। कमेंटेटर कहती है कि हमारे पास काइल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये दिखने में ना ही एक मेज लगता है और ना ही एक स्वॉर्ड्समैन। तो फिर देखते हैं कि काइल कैसे फाइट करता है। और इसके बाद ये फाइट शुरू हो जाती है। बैरन अपने स्पेल का यूज करके काइल के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अचानक बैरन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और वो देखता है कि काइल की आंखें इविल तरह से चमक रही होती है। तो ये देखकर सेका कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और काइल धीरे धीरे बैरन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सेका अपने शिकिगामी का यूज करके पास से देखता है। वो देखता है कि बैरन किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ है, और तभी वहाँ पर काइल आकर अपनी स्वॉर्ड को बैरन के ऊपर स्टेप कर देता है और इसकी वजह से बैरन मारा जाता है। और ये देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कमेंटेटर कहती है कि बैरन मर चुका है, इसलिए हमारे इस राउंड का विनर है काइल, और ये टूर्नामेंट की पहली डेथ है। और वहीं हम कुछ ऑडियंस को देखते हैं जो कि बैरन की डेथ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ईफा कहती है कि क्या ये ऑडियंस पागल है? लगता है कि इस वर्ल्ड में लोगों के लिए डेथ काफी एक्साइटिंग चीज है। और वहीं सेका अपने शिकिगामी का यूज करके काइल को देखता है। काइल के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं और वो ये देखकर समझ जाता है कि काइल के लिए लोगों को मारना ये आम सी बात है। सेका कहता है कि इन लोगों ने बताया कि काइल लेगरोज मर्चेंट का गार्ड है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, वो तो बस एक कवर स्टोरी होगी और पता नहीं इसको किसने भेजा होगा। अमू कहती है कि आखिरकार बैरन अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा था? तो ये सुनकर सेका अपने मन में सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड में भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं? और सेका यहाँ पर इविल आई वेल्डर्स की बात कर रहा होता है। वहीं हम काइल को जाते हुए देखते हैं जिसकी आंखें काफी इविल तरीके से चमक रही होती है। और इसके बाद कमेंटेटर कहती है कि तो फिर चलो शुरू करते हैं इस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड का पहला मैच, और इसमें लड़ने वाले हैं सेका लैम्प्रोज और उनका ओपोनेंट है लेविनियर द पपेटर। लेविनियर ने अपने पहले मैच में अपने ओपोनेंट को पास भी नहीं आने दिया था। तो फिर देखते हैं कि आखिरकार एक मैच के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी। और तभी लेमिनेट सामने आती है। वो सेका से कहती है कि मैंने इसे स्पेशली मैचेस के लिए बनाया है और तुम्हें पता है मैंने एंटी मैजिक कॉम्बैट में महारत हासिल की है, तो इसलिए तुम सोचना भी मत कि तुम मुझे हरा सकते हो। और सेका उस गोलम के ऊपर काफी सारे स्पेल्स को देखता है और उनके बीच का ये मैच स्टार्ट हो जाता है। लेमिनेट सेका से कहती है कि तुम हार मान लो क्योंकि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, लेकिन सेका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और तभी वो वॉइड से एक डीमन को समन करता है और वो डीमन उतना ज्यादा फास्ट होता है और वो एक ही झटके में लेमिनेट के गोलम को कई हिस्सों में काट देता है। वो डीमन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो किसी को भी दिखाई नहीं देता और कमेंटेटर को लगता है कि सेका ने विंड मैजिक का यूज करके लेमिनेट के गोलम को काट दिया। सेका लेमिनेट के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब भी एक मौका है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और लेमिनेट भी डर के मारे हार मान लेती है और सेका इस मैच को भी काफी आसानी से जीत जाता है। तो सेका जाते हुए कहता है कि मैं पकड़ा भी जा सकता था लेकिन मैं बच गया। तो यूकी उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? तो सेगा उसे बताता है कि टूर्नामेंट के अंदर समनिंग करना अलाउ नहीं है और अगर उन लोगों को पता चलता कि मैंने एक डीमन को समन किया है तो वो लोग मुझे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।